तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 5601 5610। उन्हें स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स में दर्ज पहली तलवार पर बहुत भरोसा था। ब्रॉली चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक ये तलवार उभरेगी वह सब कुछ नष्ट कर देगी। इस शून्य को तारों भरे आकाश के चित्रण में बदलना, अंतरिक्ष और समय को एक पेंटिंग में संकुचित कर दिया जाएगा। ये तलवार ही उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। क्या तुम तैयार हो? जियान वुशुंग ने एक हाथ से तलवार पकड़ी, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, तारों वाले आकाश से आती शक्ति को महसूस किया। दोनों के बीच लड़ाई खत्म होने वाली थी। पश्चिमी सागर से दूर अराजक क्षेत्र में मुलुओ और अन्य लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन पश्चिमी सागर की दिशा अब झुलसी हुई धरती थी, जो युद्ध के मैदान के खंडहर में बदल रही थी। पृथ्वी क्षेत्र दिव्य मंदिर के मुख्यालय के शक्तिशाली लोगों ने युद्ध की तीव्र आभा को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन कोई भी देखने या हस्तक्षेप करने नहीं आया। बाई यी का अवतार सिंहासन पर बैठा था, उसके हाथ में अभी भी एक टोकन था। जब जियान वुशुंग और ब्रॉली का टकराव शुरू ही हुआ था, उसे संदेश मिला। इससे पहले कि वह जा पाता, जेन लिंग ने व्यक्तिगत रूप से उसे रोक लिया। इस समय उनकी आंखों के सामने एक सूक्ष्म दृश्य सामने आया। बाई यी सिंहासन पर बैठी थी, जबकि जेन लिंग एक बूढ़े व्यक्ति की तरह हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर दूर तक देख रहा था। लॉर्ड जेन लिंग, क्या आप वास्तव में ब्रॉली को छोड़ रहे हैं? बाई यी को अभी भी कुछ अनिच्छा महसूस हुई और उसके स्वर में अनिच्छा का संकेत था। आखिरकार वह परिवर्तन दाव का एक दुर्जय अभ्यासी था और अब वह इस सीमा तक बढ़ गया था। जेन लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने केवल अपना सिर हिलाया, जो अपने आप में एक दृष्टिकोण को दर्शाता था। जाहिर है, बाई यी वास्तविक स्थिति से अनजान थी। मी शेन की वास्तविकता से शायद 4 महान मंदिर स्वामी भी अनभिज्ञ थे। तो ये तुम ही हो जो किशन मंदिर को नष्ट करना चाहते हो? जेन लिंग ने खुद से कहा। प्रारंभ में उन्होंने अनुमान लगाया था और बार बार समय सीमा की जांच की थी, लेकिन वे जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नहीं कर सके। उसने शुरू में सोचा था कि यह जियान वुशुंग है, फिर उसे संदेह हुआ, और जब उसने हु किन के खिलाफ कार्रवाई की तो उसे सुराग मिले, जिसकी शुरुआत जियांग शांग से हुई। अंततः इसने मी शेन को आकर्षित किया और तभी उसे सब कुछ समझ में आया। यह कोई और नहीं था जो किशन मंदिर को नष्ट करना चाहता था, ये स्वयं मी शेन था जो इसे नष्ट करना चाहता था। चूंकि उन्होंने ही इस आपदा को शुरू में शुरू किया था, तो फिर क्यूशेन मंदिर का निर्माण करके उन्हें अस्तित्व में क्यों लाया गया? वह भी तो बस एक मोहरा था। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जेन लिंग ने दांत पीसते हुए अंदर ही अंदर चिल्लाया। मी शेन के बारे में उसके पास सीमित जानकारी थी, लेकिन फिर भी वह समझ सकता था कि प्रतिद्वंद्वी सामान्य से बहुत दूर था। प्रारंभ में वह मोरो टेम्पोरल नदी में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो कि हाफ सटेप 7 ट्रिब्यूलेशन क्षेत्र का एक शक्तिशाली केंद्र था। मोरो टेम्पोरल नदी एक मध्यम आकार की टेम्पोरल नदी थी और कई युगों में 7 क्लेश क्षेत्र की शक्तिशाली नदी का प्रकट होना पहले से ही उल्लेखनीय था। किशन के उद्भव ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि मोरो टेम्पोरल नदी का विस्तार होगा और ये तारों वाले आकाश में एक चमकदार टेम्पोरल नदी बन जाएगी। अंततः सब कुछ ध्वस्त हो गया। इस सब के पीछे संभवतः मी शेन की साजिश थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मी शेन ने शुरुआत में किशन से क्या वादे किए थे, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि किशन ने उस पर भरोसा किया था। इसके अलावा मी शेन द्वारा छीने गए व्यक्ति काफी नाजुक थे। किशन द्वारा त्यागे गए भक्षण के दांव से विकसित 3 महान सच्चे सम्राटों में से 2 अभी भी जीवित थे, या दूसरे दृष्टिकोण से वे सभी अभी भी जीवित थे। शान जुन, गु जुन और मो जुन। प्रारंभ में शान जून का वास्तविक रूप विघटित हो गया, जिससे न केवल शान जून का बल्कि 4 दानव प्रभुओं का भी जन्म हुआ। जेन लिंग को उनमें से 2 के बारे में पता था, दोनों को मी शेन ले गई थी। और वहां जियांग शांग था, असाधारण साधक जो किशन मंदिर में प्रकट हुआ। जिस क्षण जियांग शांग सामने आया, वो सतर्क हो गया था। वह न तो पहले आए और न ही बाद में, बल्कि उसने इस विशेष क्षण को चुना। चूंकि जियांग शांग शतरंज की बिसात में शामिल था, इसलिए ब्रॉली का मी शेन के साथ जुड़ा होना बहुत संभव था। 4 महान गुप्त लोकों में क्लेश के लोक में विशेषज्ञों का निर्माण करना असंभव था। गुप्त लोकों में अभ्यास करने वाले सभी लोगों में अपनी खामियां थीं, और यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य था। जब तक मी शेन ने उनके मूल स्रोतों को संशोधित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, जियांग शांग और ब्रॉली को उनके द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। ये स्पष्ट रूप से मी शेन द्वारा उठाया गया कदम था। भले ही जियान वुशुंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, मी शेन व्यक्तिगत रूप से ब्रॉली को खत्म कर देगी। लेकिन अब जब जियान वुशुंग ने कार्रवाई की है, तो इससे कुछ अनावश्यक गपशप कम हो सकती है।
अतीत में वह ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता था, लेकिन समय बदल चुका था। मी शेन का रूप धार्मिक और दुष्ट दोनों था। इससे न केवल वर्तमान किशन मंदिर को खतरा पैदा हो गया, बल्कि संभवतः उनकी स्थिति को भी खतरा हो गया। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए और उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह क्या करेगा? उस समय चीजों को समझाना कठिन हो सकता है। सौभाग्यवश उनकी दूरदर्शिता देखते हुए उन्होंने एल्डर पैलेस की स्थापना की तथा इनहेरिटेंस को अपनी मुट्ठी में मजबूती से रखा। वर्तमान 4 महान मंदिरों में अब उनका विश्वास नहीं रहा। मी शेंग ने उस समय किशन के साथ सहयोग किया था। अगर बाय यी और अन्य लोगों को इस बारे में पता चल गया तो विद्रोह अपरिहार्य हो सकता है और वे मी शेन की ओर रुख कर सकते हैं। अब उसे इंतजार करना था, मी शेन के कदम उठाने का इंतजार करना था। डर ये था कि दूसरे पक्ष के चले जाने के बाद कोई प्रगति नहीं होगी और वह नुकसान में रहेगा। अगर कुछ अप्रत्याशित घटित होता तो वह हमेशा बच निकल सकता था। किशन मंदिर को अन्य लौकिक नदियों, जिन्हें समय और स्थान की नदियां भी कहा जाता है, की ओर ले जाना। जेन लिंग ने बार बार 4 महान गुप्त क्षेत्रों और किशन मंदिर के संपूर्ण आंतरिक भाग की जांच की। जेन लिंग कभी भी सहज नहीं था। पश्चिमी सागर के युद्ध क्षेत्र में एक चरम टकराव सामने आने वाला था। जियान वुशुन का मुकाबला ब्रॉली से हुआ। अब जियान वुशुन एक बार फिर चरम अवस्था में पहुंच गया था। उसकी ताकत एक सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ के बराबर थी। उसके हाथ में तलवार आसानी से एक सर्वोच्च शिखर प्रतिद्वंद्वी को मार सकती थी। ब्रॉली भी अपने संपूर्ण स्वरूप में पहुंच चुका था। उसके अंदर की सारी क्षमताएं उजागर हो चुकी थीं और उसका रूपांतरण अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसकी युद्ध शक्ति तो परम शिखर की भयावह पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। वो जुओ जैसे प्राचीन साधकों से तुलना करें जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक साधना की थी। स्विश! जियान वुशुन का शरीर टिमटिमाने लगा। उसकी गति कल्पना से भी अधिक थी। यद्यपि उनका आकार स्थिर लग रहा था, परंतु उनकी आभा शून्य के सबसे गहरे भाग तक पहुंच चुकी थी। स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स। जियान वुशुन ने गुस्से से दहाड़ लगाई। जुएयुन तलवार उसके सामने क्षैतिज रूप से रखी गई थी और अगले ही पल वह सीधे ब्रॉली की ओर बढ़ गया। पहली तलवार चाल। तलवार क्यों विशाल और राजसी थी, अचानक तिरछी हो गई। अनगिनत विचार कांप उठे, स्थान बदल गया, समय ठहर गया। ब्रॉली ने अपनी मुट्ठियां कस ली, उन्हें कमर पर रख लिया और अपने पैर के अंगूठे से अचानक एक जोरदार दस्तक दी, जिससे उसके पैरों के नीचे की घनी जगह टूट गई। वह बिना रुके जियान वुशुन की ओर बढ़ा। उसके हाथों में ऊर्जा की असंख्य लहरें लगातार जियान वुशुन की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि इन आभाओं से संघनित शक्ति धीमी हो गई थी, जो जियान वुशुन के लिए बहुत सुस्त थी। शून्य में असंख्य बड़ी गोलाकार ऊर्जाएं जमी हुई थीं, जैसे लटके हुए सूर्य और चंद्रमा। जुएयुन तलवार की नोक पर तारों वाले आकाश की मंशा का विस्फोट हुआ और झटकों के बीच अंतरिक्ष विकृत होने लगा। समय पूरी तरह रुक गया। ब्रॉली का शरीर वहीं जम गया। समय के बारे में उसकी समझ सीमित थी। वह केवल तारों वाले आकाश की पहली तलवार के जरिए कुछ रहस्यों को समझ सकता था। वह सिर्फ ब्रॉली को शून्य में स्थिर कर सकता था। उसकी चेतना को स्थिर करना उसकी पहुंच से बाहर था। इस प्रकार ब्रॉली को अपनी धीमी गति का एहसास हो गया, फिर भी उसकी चेतना और विचार दौड़ते रहे। जम जाने के बाद वह एक बार फिर शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ा तथा उसने बंधन को तोड़ने का प्रयास किया। उसका भौतिक शरीर जम गया था, लेकिन उसकी चेतना बनी रही। अपने भौतिक रूप से मुक्त होकर उसका दिव्य शरीर मूल स्रोत के साथ एक साथ बाहर निकल आया। इस दृश्य ने जियान वुशुन को चौंका दिया। जमे हुए शून्य में ब्रॉली के 2 संस्करण दिखाई दिए। एक तो मंद पड़ चुका भौतिक शरीर था, जिसे ब्रॉली ने पहले ही त्याग दिया था। उसने एक निर्णायक निर्णय लिया था, अगर वह इसे त्यागता नहीं तो तलवार के इस वार का सामना करने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। हालांकि अब भी भौतिक शरीर के बिना उसे केवल दिव्य शरीर पर निर्भर रहने से रोकना असंभव था। जियान वुशुन ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाई, दिशा बदली और ब्रॉली के दिव्य शरीर की ओर बढ़ा। यह विशाल दिव्य शरीर समय की बाधाओं से बंधा नहीं था। ब्रॉली को यह भी समझ में आ गया कि भौतिक शरीर के सहारे के बिना वह इस समय बहुत कमजोर है और उसे जल्द से जल्द इस स्थान के प्रतिबंधों को तोड़ने की जरूरत है। यद्यपि केवल दिव्य शरीर ही बचा था, फिर भी प्रत्येक भूसे की शक्ति सर्वोच्च शिखर शक्ति रखती थी। प्रत्येक भूसे के साथ शून्यता निरंतर टूटती जा रही थी। ब्रॉली के सामने जमी हुई शून्यता दर्पणों की एक श्रृंखला की तरह लग रही थी। जियान वुशुन की आंखों की कोठरियां सिकुड़ गईं। इस दर पर वह ब्रॉली पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस तलवार चाल द्वारा खपत की गई ताकत बहुत अधिक थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था।
ब्रॉली, क्या तुम सिर्फ छिप सकते हो? हताशा में जियान वुशुन सिर्फ मौखिक रूप से दूसरे को भड़काने की कोशिश कर सकता था, गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम एक साधक होने के योग्य नहीं हो, न ही एक योग्य योद्धा। क्या तुम बुकुन की शिक्षाओं को भूल गए हो? मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और सीधे युद्ध में मेरा सामना करो। आमने सामने की मुठभेड़ में वह अजेय था। यह तलवार का वार अजेय था। ब्रॉली की आंखें सफेद से रक्त लाल हो गईं और उसके शरीर पर सफेद चाप रक्त रंग में बदल गए। उनकी आभा एक बार फिर बढ़ गई। इस आभा ने जियान वुशुन को कुछ हद तक परिचित और भयभीत महसूस कराया। उसे क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों का काफी ज्ञान था और उसने फ्यूगो जैसी कई 6 क्लेश क्षेत्र महाशक्तियों का सामना किया था। वह आभामंडल, उससे वह बहुत परिचित था। ब्रॉली अभी भी फट सकता है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस बार आभा क्लेश क्षेत्र के बराबर हो सकती है। तलवार खींची गई थी और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। भले ही किशन इस समय ब्रॉली के सामने झुक जाए, वह आगे बढ़कर उसे काट देगा। यह एकमात्र मौका था। जब भी उसके पास केवल एक ही अवसर बचता, तो वह हमेशा अपने आप से गहराई से पूछता, यदि यह उसके जीवन का अंतिम अवसर होता, तो वह प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता? यदि वह सफल नहीं हो सका तो यह उसका पतन होगा। इसलिए उसे जीतना ही था। जुएयुन तलवार ने शून्य और समय को स्थिर कर दिया। अब इस शून्य में केवल वह और ब्रॉली का दिव्य शरीर ही गति कर सकता था। दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ब्रॉली फिर से बदल गया। पहले वाली क्रूरता चली गई, उसकी जगह एक तरह की शांति आ गई। उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार का सामना करते हुए ब्रॉली ने पीछे नहीं हटकर उसका सीधा सामना किया। ये बात उसके हित में थी। जुएयुन तलवार तुरंत ही अरबों मील के आकार में परिवर्तित होकर ब्रॉली के सामने उतरी। अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। जियान वुशुन ने समय के माध्यम से देखा कि गिरने के बाद ब्रॉली कैसा दिखेगा। हालांकि इस समय पृथ्वी क्षेत्र दिव्य मंदिर के मुख्यालय में जेन लिंग को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर चिल्लाया और जल्दी से जियान वुशुन की दिशा में भाग गया। जेन लिंग ने 4 महान गुप्त क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से पार किया। जियान वुशुन के स्थान तक पहुंचने के लिए उसे केवल एक सांस की आवश्यकता थी, लेकिन शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के लिए सांस लेना भी कुछ धीमा था। पहला प्रहार, सफलता। जियान वुशुन बहुत खुश हुआ। इस बार पूर्ण निष्पादन के साथ उन्होंने गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। पहला प्रहार वास्तव में पूर्णता की स्थिति तक परिपूर्ण माना जा सकता है। सभी दिशाओं में 10 लाख मील के भीतर का स्थान एक पेंटिंग में तब्दील हो गया और केवल उसमें एक जीवंत जीवन ही रह गया। ब्रॉली की उपस्थिति अब महसूस नहीं की जा सकती थी। पेंटिंग में ब्रॉली अपने लाल बालों और चमकदार लाल चापों के साथ एक हाथ बढ़ाकर 2 उंगलियों से जियान वुशुन की जुएयुन तलवार को पकड़ रहा है। कितना अहंकारी! जियान वुशुन ने दृश्य को देखा, उसके दिल में घृणा थी। क्या आप उसे सिर्फ 2 उंगलियों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ये तारों वाले आकाश की शक्ति को बहुत कम आंकना है। अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करने के लिए अपना सिर नीचे झुकाते हुए जियान वुशुन को संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि इस बार उसकी जुएयुन तलवार भी पेंटिंग में गिर गई और एक निर्जीव वस्तु में बदल गई। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जीवन की शक्ति का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त कर सकता था। ये कठिन नहीं था। जैसे ही वह पेंटिंग को अलग करने और उसे लेने के लिए तैयार होने वाला था, पेंटिंग में कैद जगह कांपने लगी। जियान वुशुन ने आश्चर्य से आसपास का वातावरण देखा। अगले ही क्षण उसकी छाती फट गई और एक विशाल हाथ उसके सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, स्वयं को पुनः भरने के लिए जीवन की शक्ति को जुटाने का प्रयास करता, मृत्यु पहले ही आ पहुंची थी तथा मूल स्रोत के भीतर उसकी जीवन शक्ति को दृढ़तापूर्वक दबा दिया था। मृत्यु की वह उन्मत्त शक्ति उसकी जीवन शक्ति को निगलती रही। जियान वुशुन अपनी आंखें चौड़ी करके मुंह खोले देख रहा था। जीवन लगातार फिसल रहा था। यह ब्रॉली था, या यूं कहें कि यह मी शेंग था। मी शेंग ने ब्रॉली को नियंत्रित किया, अचानक उसके स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स को चकनाचूर कर दिया, चुपके से हमला करने का अवसर प्राप्त किया और एक ही वार में उसकी छाती को छेद दिया। कैंडल ड्रैगन कवच पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बदल गया। अक्षुअन बीस्ट गॉड मूल स्रोत के बिना बीस्ट गॉड हथियार को क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है। सर्वोच्च शिखर का विरोध करना आसान था, लेकिन उसका सामना मी शेंग से था, एक सुपर प्राणी जो सीधे जेन लिंग का सामना करने में सक्षम है। उसने स्वयं को जेन लिंग के साथ संवाद करने में असमर्थ पाया। इस बार पूरी तरह से हताश होने की बारी उसकी थी। मृत्यु की शक्ति ने निर्मम तरीके से उसके जीवन को निगल लिया। एक क्षण को उसे भी समझ में आ गया,
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सभी चीजों की शक्ति से जीवन की शक्ति में विकसित हो गया था, वास्तव में एक सापेक्ष शक्ति थी। अब वह किसी और के लिए कदम रखने का पत्थर बन गया था। समय के साथ अंतरिक्ष का संयोजन एक लौकिक संरचना का निर्माण कर सकता है। जीवन और मृत्यु का संयोजन भी पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। यह कोई सरल चक्र नहीं था। हु किन की तरह जिसने ज़ेन के सार में महारत हासिल की, उसने जो अभ्यास किया वह सच्चा पुनर्जन्म था। अब उन्होंने पुनर्जन्म के वास्तविक सार को समझने की दिशा में एक कदम उठाया था। यह एक पूर्ण चक्र था, समय और स्थान के स्तर के बराबर। यह एक ऐसी शक्ति थी जो क्लेश के दायरे से भी बढ़कर थी। एक शॉर्टकट, उच्चतर स्तर पर कदम रखने का मार्ग। इस समय जियान वुशुन को इसका एहसास हुआ। हालांकि उसने पाया कि मृत्यु की शक्ति, हालांकि वह उसे दबा सकती थी, लेकिन उसमें मिशेन के वास्तविक रूप जितनी भयानक शक्ति नहीं थी। ये सापेक्ष था, एक अंतःक्रिया थी। यदि 6 क्लेश क्षेत्र की मृत्यु शक्ति जीवन की शक्ति को नष्ट कर देती, तो यह संभवतः बांस की टोकरी से पानी खींचने जैसा होता। व्यर्थ प्रतिद्वंद्वी केवल सर्वोच्च शिखर स्तर पर मृत्यु शक्ति का एक समूह था। उसे अभी भी आशा थी। ये सोचते हुए जियान वुशुन ने विचार शक्ति की अंतिम कड़ी को बुलाया और अपने मूल स्रोत सागर की यात्रा की तथा उसे एक अवतार में संघनित कर दिया। इस समय उसका मूल स्रोत सागर लहरों से थर्रा रहा था। जब उनका अवतार प्रकट हुआ तो संयोगवश उसका सामना मृत्यु शक्ति के समूह से हुआ। जीवन शक्ति के संघनन से निर्मित अवतार का स्वरूप उसके मुख्य शरीर जैसा ही था, परंतु उससे हरे रंग की आभा निकलती थी। जियान वुशुन के अवतार की खोज करने पर मृत्यु शक्ति मुड़ गई और जियान वुशुन जैसी आकृति में परिवर्तित हो गई, केवल काले रंग में। हे आप मुझे रोक नहीं सकते, काले जियान वुशुन ने व्यंग्य किया। जियान वुशुन ने सीधे कदम उठाया। ये स्थान उसका मूल स्रोत सागर था। क्या उसे किसी बाहरी व्यक्ति से खतरा हो सकता था? सिर्फ अपने टुकड़ों के साथ तुम अभी भी मुझे खाने की कोशिश करने की हिम्मत करते हो। जियान वुशुन गुस्से से चिल्लाया और सीधे हमला किया। दोनों ने मुख्य दलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली हताशापूर्ण और गुप्त तकनीकों का सहारा लिए बिना अपनी विशुद्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए एक साधारण युद्ध में भाग लिया। शुद्धतम मृत्यु और शुद्धतम जीवन। इस बार मृत्यु के भय और जीवन की इच्छा से प्रेरित होकर जियान वुशुन ने लड़ाई लड़ते हुए और अधिक ताकतवर बन गया। मृत्यु की शक्ति अलग थी। क्या तुमने सुना है कि अच्छी मौत मरने से बेहतर है जीवित रहना? जियान वुशुन ने फुर्सत में भी शब्दों से हमला किया। यद्यपि मृत्यु भयावह है और भय उत्पन्न करती है, किंतु जीवन की शक्ति की लचीलापन का एहसास तब तक पूरी तरह नहीं हो सकता जब तक मृत्यु का सामना न किया जाए। अब मृत्यु का सामना करते हुए जीवन की शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। यहां से चले जाओ। जियान वुशुन ने मुक्का मारकर मौत की शक्ति को चकनाचूर कर दिया, फिर तेजी से प्रतिद्वंद्वी के पीछे आ गया। एक और घुटने के वार ने मौत की शक्ति के सघन सिलहूट को पूरी तरह से तोड़ दिया। संतुष्ट सांस के साथ जियान वुशुन ने पलटकर देखा और पाया कि काली आभा तुरंत ही उसकी अपनी आकृति में परिवर्तित हो गई थी। अंततः सभी लोग मरते हैं और कुछ लोगों को थोड़ी मदद की जरूरत होती है। यह उनका प्रत्युत्तर था। जियान वुशुन ने भौहें उठाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सहायक पहले ही आ चुका है। बाहर जेन लिंग की शक्तिशाली आभा अचानक उतर आई। मी शिंग, तुमने हद पार कर दी है। एक अदृश्य विशाल हाथ सीधे जियान वुशुन तक पहुंचा और उसके शरीर से मृत्यु की शक्ति को बाहर खींच लिया। मूल स्रोत सागर के अंदर जियान वुशुन ने राहत की सांस ली। जैसे ही मौत की शक्ति को हटा दिया गया, एक छोटा काला सांप समुद्र में गिर गया। किसी का ध्यान नहीं गया। जियान वुशुन के अवतार ने सीधे प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। हालांकि कैंडल ड्रैगन का आंतरिक कवच गायब हो चुका था और कुछ टुकड़ों में रह गया था। यह अनिश्चित था कि क्या इसकी मरम्मत की जा सकती है। अभी अभी स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स को रिलीज करने के बाद वह अब अपने सबसे कमजोर दौर में था। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह स्टाररी स्काई की शक्ति को जुटा नहीं सका, अपनी सबसे मजबूत अवस्था तक पहुंचने में असमर्थ था। वर्तमान में वह केवल टियर 5 सम्राट की युद्ध शक्ति ही जुटा सकता था। तारों वाले आकाश की शक्ति के बिना यह उसकी सीमा हो सकती है। वह केवल 6 स्तर के सम्राट से मुकाबला करने के लिए दिव्य शरीर पर ही भरोसा कर सकता था। नी युआन ने सचमुच उसे एक बहुमूल्य खजाना दिया। जेन लिंग ने जियान वुशुन की ओर देखा और उसके हाथ में मौजूद मौत की शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस व्यक्ति को ले जाओ और जल्दी से चले जाओ। जेन लिंग इतना क्रोधित कभी नहीं हुआ था। मी शेन के कारण किशन मंदिर के भीतर अशांति गंभीर हो गई थी।
इसके अलावा जियान वुशुन के शरीर के भीतर की शक्ति मी शेन के विपरीत थी, जो शायद एक जानबूझकर की गई योजना का हिस्सा था। मी शेन का असली रूप पूरी तरह से उतरा नहीं था, इसके बजाय ब्रॉली के शरीर के भीतर बची हुई मृत्यु शक्ति उत्पात मचा रही थी। वूश, ब्रॉली के मूल स्रोत से एक अंधकार में आकृति उभरी, यह मी शेंग थी। तुमने ये सब खोज लिया है। मी शेंग ने एक मुस्कान का संकेत दिया, फिर अपना हाथ लहराया, जिससे ब्रॉली एक काले प्रभामंडल से ढक गया। ब्रॉली का दिव्य शरीर और मांस पुनः संयोजित हो गया, लेकिन अब वह गहरी नींद में सो गया था। जेन लिंग जियान वुशुन के सामने खड़ा था, बिना एक शब्द बोले चुपचाप देख रहा था। हालांकि जियान वुशुन कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था और बोला, मेरे प्रभु, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। इसके बजाय ब्रॉली और मी शेंग के छद्म शरीर को खत्म करना बेहतर होगा। उन्हें इस तरह जाने देना दुखद होगा। छोटे दोस्त, ब्रॉली ने अकेले ही तुम्हें डरा दिया। मी शेंग ने एक अमित्र नजर डाली। ब्रॉली के परिवर्तन ने वास्तव में जियान वुशुन को चौंका दिया। जियांग शान पहले से ही काफी दुर्जय था, वे एक और बड़े दुश्मन को भागने नहीं दे सकते थे। जेन लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जल्दी से चले जाओ। ऐसा नहीं था कि जेन लिंग दयालु था, लेकिन वह पहले कार्रवाई नहीं कर सकता था। उसके अंदर की गहरी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे दबा दिया। स्मृति का टुकड़ा, मूल किशन का एक विशाल टुकड़ा। उस शॉट को एकीकृत किए बिना ये पहले से ही उसकी चेतना में हस्तक्षेप कर सकता था। यदि इसे विलय कर दिया जाता, तो किशन मंदिर पहले से ही मी शेंग के नियंत्रण में हो सकता था। मी शेंग ने भी जेन लिंग के भीतर संघर्ष को देखा और याद दिलाया, तुम किशन मंदिर की सच्ची आत्मा हो, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम किशन का एक हिस्सा हो। यह मत भूलना। यह एक दोष था जो उनकी और किशन की प्रारंभिक योजना में उभर कर आया। अप्रत्याशित रूप से जेन लिंग के आगमन के साथ एक स्वतंत्र चेतना उभरी। अन्यथा ये योजना अब की तुलना में और भी अधिक सुचारू होती। ये वास्तव में इस स्वतंत्र चेतना के कारण ही था कि जेन लिंग वास्तव में भक्षण के मार्ग से घृणा करने लगा और जियान वुशुन से घृणा करने लगा। मी शेंग ने ब्रॉली को उठाया और वे तेजी से जेन लिंग द्वारा खोले गए मार्ग से निकल गए। अंततः मार्ग पुनः बंद हो गया। मी शेंग अब क्यूशन मंदिर के बाहर ब्रह्मांड के शिखर पर दिखाई दी। उसके पैरों के नीचे एक गोलाकार ब्रह्मांड था और एक विशाल आकाशीय पिंड पर खड़ा मी शेंग का अवतार क्रोध में शाप दे रहा था। क्योंकि यह स्थान मूल ब्रह्मांड नहीं था, यहाँ तक कि यह किशन मंदिर के समान स्पेस-टाइम सातत्य के भीतर भी नहीं था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अजीब कवच पहने विदेशी योद्धाओं का एक समूह उनकी ओर आया। ये स्पेस-टाइम उस स्पेस-टाइम से कहीं अधिक भयानक था जहां मूल ब्रह्मांड मौजूद था, यहाँ तक कि यह अतीत के मोरो स्पेस-टाइम से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। रुको, साथी दाववादी। मी शेंग के अवतार और उसके अनुयायी ने तुरंत अपनी ताकत को क्लेश क्षेत्र में बढ़ा दिया और मजबूत व्यक्तियों के इस समूह के साथ उचित बातचीत करने का इरादा किया। नेता, बैंगनी कवच में एक जहरीली बिच्छू महिला अपनी पूंछ हिला रही थी। वह बिच्छू कबीले से संबंधित थी। मी शेंग के क्लेश क्षेत्र की साधना को समझने पर भय का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय मनोरंजन का एक संकेत था। संकट के क्षेत्र में मेरे बिच्छू कबीले के घोंसले ब्रह्मांड में घुसपैठ करने की हिम्मत। आपके पास बहुत हिम्मत है। ये गश्त करने वाले सभी शक्तिशाली लोग सम्राट थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इस स्थान पर कोई क्लेश क्षेत्र की शक्तियां नहीं थीं। जब मी शेंग की खोज हुई थी, तो 5 क्लेश क्षेत्र को पार करते हुए एक दुर्जय आकृति उतरना शुरू हुई। भीड़ पर एक विशाल भ्रम छाया हुआ था। अधीनस्थों, जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मी शेंग को विदा करने के बाद जेन लिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई। हाल की गड़बड़ी केवल उसके शरीर में स्मृति के टुकड़ों के हस्तक्षेप के कारण नहीं थी, बल्कि यह अन्य आयामों के लिए रास्ता खोलने के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया थी। ये भी एक प्रयोग था, ब्रॉली और मी शेंग दोनों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने का एक मौका। दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध बनाए रखने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। उनके साथ किशन मंदिर को भेजना पूरी तरह असंभव था। फिर भी वह किशन मंदिर के भीतर से कुछ भरोसेमंद उत्तराधिकारियों को भेज सकता था। यह अभी भी संभव था। उदाहरण के लिए वर्तमान जियान वुशुन। जियान वुशुन, क्या तुमने कभी इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचा है? जेन लिंग के अचानक कहे गए शब्दों से जियान वुशुन चौंक गया। उसे डर था कि जेन लिंग अब उसे नहीं चाहता। जल्दबाजी में उसने झुककर अपनी वफादारी जताई। बस, मेरा यह मतलब नहीं था। तुमने देखा है कि मी शेंग तुम्हारे लिए आई है और किशन मंदिर अब महत्वपूर्ण नहीं है। जेन लिंग ने सच्चाई का खुलासा किया।
जियान वुशुंग इसे महसूस कर सकता था। आखिरकार ये पुनर्जन्म का महान दाव था, एक ऐसा दाव जो समय और स्थान के आयाम के बराबर था। यदि मिशेन सफल हो गया तो किशन मंदिर वास्तव में अपना महत्व खो देगा। उस समय कोई नहीं जानता था कि मिशेन किस स्तर की शक्ति प्राप्त करेगी। एक सांस लेने के बाद जियान वुशुंग ने सम्मानपूर्वक कहा, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है मेरे प्रभु। जब आप दांव मर्ज पूरा कर लेंगे तो मैं आपको एक अवसर प्रदान करूंगा और फिर आप थोड़ी देर के लिए किशन मंदिर छोड़ देंगे। जेन लिंग ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए धीरे से कहा। वर्तमान में जियान वुशुंग की ताकत अन्य आयामों में खुद की रक्षा करने की क्षमता होने के बावजूद अभी भी बहुत कमजोर थी। कम से कम उसे दांव के साथ सफलतापूर्वक विलय के बाद वहां से चले जाने की जरूरत थी। जियान वुशुंग ने अपने दिल में समझ लिया। दांव के साथ विलय के बाद भले ही जेन लिंग ने उसे अंदर रखने की गणना की थी, फिर भी वह बाहर जाकर तलाश करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि यह उनके इरादों के अनुरूप है। मन में एक योजना बनाते हुए जियान वुशुंग एक बार फिर उलझन में पड़ गया। मेरे प्रभु, अगर मैं बाहर जाता हूं तो क्या मैं मिशेन से नहीं टकरा जाऊंगा? मिशेन वर्तमान में मूल ब्रह्मांड में थी। भले ही वह लौकिक नदी में प्रवेश कर जाए, वह मिशेन की पकड़ से बच नहीं पाएगा। जब तक कि वह इस लौकिक नदी को न छोड़ दे, मैं तुम्हें दूसरी अस्थायी नदियों में भेजूंगा जो अपेक्षाकृत शक्तिशाली हैं। वहां तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ शक्तिशाली ताकतों में शामिल होने का प्रयास करो, जितना मजबूत उतना बेहतर। तुम्हारी प्रतिभा के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे किशन मंदिर की खोज के रूप में समझो। मिशेन की योजना को समझकर जेन लिंग ने अब बाहरी दुनिया से ट्रायल प्रैक्टिशनर्स को लूटने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने कुछ और मोहरे तैयार कर लिए तो वह अपनी पत्नी और सैनिकों दोनों को खो देगा। ये सुनकर जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई समस्या नहीं थी। एक मजबूत समरेखा की ओर बढ़ना शायद सौभाग्य ला सकता है। शायद वह शिक्षक जुवान यी की समरेखा तक भी पहुंच सकता है। कड़ी मेहनत करो। किशन मंदिर अब बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। भविष्य में तुम्हें अपने प्रयासों पर ही निर्भर रहना होगा। कुछ शब्दों से जियान वुशुंग को प्रोत्साहित करने के बाद जेन लिंग चला गया। उसने जियान वुशुंग को अकेला छोड़ दिया। जेन लिंग का अंतिम वाक्य काफी विनम्र था। किशन मंदिर के खजाने निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक थे। उसने सभी चीजों का मूल स्रोत प्राप्त कर लिया था। स्विश! मोलुओ को सन्नाटा महसूस हुआ और वह तुरंत वहां पहुंचा। जियान वुशुंग को जीवित देखकर उसने राहत की सांस ली। युवा मास्टर! मोलुओ आदरपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। जियान वुशुंग ने अपना हाथ हिलाया और निर्देश दिया, उड़ने वाली कलाकृति तैयार करो, निकटतम टेलीपोर्टेशन सरणी पर जाओ और स्वर्गीय क्षेत्र में वापस लौट आओ। पृथ्वी क्षेत्र संतोषजनक था। संभवतः भविष्य में इस विषय पर ज्यादा विचार करने लायक कुछ नहीं था। दांव मर्ज के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में शीघ्र लौटना महत्वपूर्ण था। मूल स्रोत के साथ वह जीवन की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था और यहां तक कि एक ही बार में ब्लैक होल के दायरे को भी भेद सकता था। उन दोनों ने पृथ्वी लोक में बड़े ही धूमधाम से प्रवेश किया तथा अंत में चुपचाप वहां से निकल गए। बाहरी दुनिया ने भी जियान वुशुंग के लिए एक बीज छोड़ दिया। एक शक्तिशाली लौकिक नदी, विशाल तारों वाला आकाश, बहुत सारे रहस्यों को छुपाते हुए उसे प्रत्येक रहस्य का पता लगाने, शिक्षक जुवानी को खोजने और अनसुलझे रहस्यों को सुझाने की आवश्यकता थी। नई यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें कई तैयारियां करनी पड़ी। स्वर्गीय क्षेत्र में वापस आकर बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे एल्डर पैलेस की ओर चल पड़ा। पिछली बार जब उन्होंने एल्डर पैलेस छोड़ा था तो उन्हें वू जुओ ने भगा दिया था, लेकिन इस बार वू जुओ और 3 पैलेस मास्टर्स ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। और वू जुओ के साथ अपने हालिया संबंधों के कारण वू जुओ सबसे आगे खड़ा था। हालांकि उनकी आखिरी मुलाकात को कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा हो और जियान वुशुंग की वापसी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। तीनों महल स्वामियों ने अपना आसन अत्यंत नीचा कर लिया। चांग फैंग तलवार भगवान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। याद रखें, जियान वुशुंग ने उसके छोटे भाई को मार डाला था। क्या आप कुछ ही दिनों में इसे भूल गए? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, चूंकि उस समय की योजना पूरी तरह से सामने आ चुकी थी, चांग फैंग तलवार भगवान अगर किसी से नफरत करता तो वह वू जुओ से नफरत करता। वह जियान वुशुंग के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखेगा और उसे विश्वास नहीं था कि जियान वुशुंग टाइसेन को मार सकता है। संभवतः ये वू जुओ था जो गुप्त रूप से कोई कदम उठा रहा था। अब उसने स्वयं को असामान्य रूप से निष्क्रिय स्थिति में पाया। 3 महल मालिकों में से किन्नियू हमेशा की तरह तटस्थ रहा।
अगर दूसरे लोग जीतते तो वह हारता नहीं, और अगर दूसरे हारते तो भी वह हारता नहीं। सदैव तटस्थ स्थिति में खड़े रहना। इस बार महल के मालिक लू हुआ की शर्त सफल रही और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी वापसी का पहला दिन अनिवार्यतः सामाजिक मेलजोल से भरा हुआ था। एल्डर पैलेस में कुछ परिचित चेहरे बधाई देने आए। क्यूहुआन, भेड़ की सींग वाला बूढ़ा आदमी और मूल ब्रह्मांड के प्राचीन स्तर 5 सम्राट उनमें से थे। लेकिन अब वे टियर 5 सम्राटों की तरह सरल नहीं रहे। वान यान, डोंगशेंग और कई अन्य श्रेणी 5 सम्राटों का अनुसरण करते हुए उन्होंने दिव्य जनरल मोइन द्वारा संरक्षित 3 पुलों में भी प्रवेश किया और पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त किए। उनमें से कई लोग आगे बढ़कर टियर 6 सम्राट बन गए। वान यान और डोंगशेंग, जो सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे, पहले ही टियर 6 सम्राटों तक आगे बढ़ चुके थे। हालांकि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जियान वुशुन की प्रशंसा करता था, जो एक दाव भगवान था जो टाइसेन को मार सकता था। जहां तक मानव क्षेत्र और पृथ्वी क्षेत्र के बीच लड़ाई का सवाल है, तो वे लंबे समय से बंद थे और वे इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। वे अभी भी जियान वुशुन के स्तर पर थे और टियर 6 सम्राटों का वध कर रहे थे। अगर उन्हें पता चले कि जियान वुशुन अब सर्वोच्च शिखर को भी मार सकता है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हर कोई, मुझे आप पर थोड़ा दुख हो रहा है। बेवांग टॉवर में सभी चीजों का मूल स्रोत। जियान वुशुन ने एक बार के लिए अज्ञानता का ढोंग नहीं किया और इस मामले को उठाया। बेवांग टॉवर मूलतः सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान था, लेकिन अब इसे रोकना पड़ा। ये सुनने के बाद डोंगशेंग सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, वुशुन, ऐसा मत कहो। ताकतवरों का सम्मान किया जाता है और तुम इसी के हकदार हो। इसके अलावा तुमने व्यक्तिगत रूप से जोखिम उठाया और उस छाया संप्रदाय के मुख्यालय को पूरी तरह से मिटा दिया। इतनी महान योग्यता और तुम्हारी ताकत के साथ ये सब तुम्हारा हक है, इसके लिए माफी मांगने की कोई बात नहीं है। डोंगशेंग सही कह रहा है। वुशुन, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। वान यान ने भी कहा। जिन अन्य बुजुर्गों के जियान वुशुन के साथ अच्छे संबंध थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वास्तव में उससे सभी चीजों के मूल स्रोत को पूरी तरह से निगलने की जरूरत नहीं थी, उसका आधा हिस्सा ही पर्याप्त होगा। हालांकि बचा हुआ आधा हिस्सा बेकार होगा। बेवांग टॉवर को रोकना पड़ा। इन लोगों को इतना ईमानदार देखकर जियान वुशुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हर कोई, मैं आप सभी के लिए इनाम के रूप में सभी चीजों के मूल स्रोत का 1/3 हिस्सा निकालने को तैयार हूं। चूंकि वह पहले से ही खेल रहा था, इसलिए उसे एक बार उदार होना चाहिए। उसने मांस खाया और इन लोगों को थोड़ा सूप भी पिलाया। ये सुनकर स्वाभाविक रूप से भीड़ ने कोई दिखावा नहीं किया और एक के बाद एक सभी प्रसन्न हो गए। सभी चीजों के मूल स्रोत का 1/3 हिस्सा काफी बड़ा था। सभी के बीच वितरित ये राशि बेवांग टॉवर के 1 दर्जन स्तरों पर विजय प्राप्त करने से मिलने वाली राशि से भी अधिक थी। जियान वुशुन सीधे खड़े हुए और कहा, चलो अब इसे वितरित करते हैं। इस बार वह बहुत निस्वार्थ था, लेकिन उसके दिल में कुछ निजी इरादे भी थे। दांव मर्ज के बाद वह जाने वाला था। उस ब्रह्मांड को छोड़ना जिसने उसका पालन पोषण किया, किशेन मंदिर को छोड़ना। वर्तमान बाहरी दुनिया में दमित सच्चे सम्राट के अलावा मी शेंग भी थी। वह नहीं जानता था कि मूल ब्रह्मांड जीवित रह सकेगा या नहीं। उनके अनुमान के अनुसार ग्रेट यान डोमेन का मार्ग ग्रेट सी क्षेत्र में था। यदि मी शेंग ने दिव्य शक्ति ब्रह्मांड में मार्ग का अनुसरण किया, तो उनके गृहनगर की दुनिया शायद संकट में पड़ जाएगी। भले ही मी शेंग ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन एक बार सच्चा सम्राट दमन से मुक्त हो गया, तो वह संभवतः मूल ब्रह्मांड को बेतहाशा निगल जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। भविष्य में मूल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए यह इन लोगों पर निर्भर होगा। अब उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कुछ लाभ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वर्तमान मामले पर बोलते हुए जियान वुशुन भीड़ को सीधे बेवांग टॉवर तक ले गया। भविष्य में इस तरह के बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। अगर आप में से किसी को अभी भी सफलता पाने का आत्मविश्वास नहीं है, तो आप अभी कोशिश कर सकते हैं। जियान वुशुन को जल्दी नहीं थी, कुछ और साल ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले थे। ये सुनकर कुछ लोग एक के बाद एक बेवांग टॉवर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गए। यहां तक कि जिनके पास कोई प्रयास शेष नहीं था, जियान वुशुन ने उदारतापूर्वक उन्हें चुनौती देने का मौका दिया तथा उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश करने की अनुमति दी। चूंकि सभी चीजों का मूल स्रोत उसी का था, इसलिए तीनों महल स्वामियों को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। इस स्थान की रखवाली करने वाले बुजुर्ग ने उत्साही जियान वुशुन को देखा और मन ही मन आह भरी। एक समय वह एक साधारण परीक्षण प्रतिभागी थे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वे सबसे नीचे से शिखर तक पहुंचे।
जब वह पहली बार किशन मंदिर में दाखिल हुआ था तो उसे याद आया कि वह सिर्फ 3 क्रांतियों का ग्रैंड यान अमर था। अब पीछे मुड़कर देखे तो वह एक अद्वितीय दाव भगवान बन गया था। असाधारण प्रतिभा वाले अन्य दाओ लॉर्ड्स की तुलना में उनकी उन्नति असाधारण रूप से तीव्र नहीं रही होगी, लेकिन उनके युद्ध कौशल में सुधार ने निस्संदेह उन्हें अग्रणी बना दिया। अब उसकी असली ताकत ने उसे एक ही तलवार के वार से सर्वोच्च शिखर को काटने की अनुमति दी। जब शांग ने किशन मंदिर में प्रवेश किया तो वह पहले से ही 5वीं श्रेणी का अंतिम सम्राट था। एक बार जब जियान वुशुंग अपना दांव मर्ज पूरा कर लेगा तो वह वास्तव में सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी बन जाएगा। निस्संदेह क्षमता और ताकत दोनों के मामले में वह प्रथम होगा। परिचित आकृतियां एक के बाद एक बेवाक टॉवर में प्रवेश करती रहीं। यहाँ के अधिकांश उत्तराधिकारी श्रेणी 4 सम्राट और उससे ऊपर के शक्तिशाली प्राणी थे। जिन 5वीं श्रेणी के सम्राटों ने आरंभ में किशन मंदिर में प्रवेश किया था, उनमें से कई लोग कब्र देवता पर्वत पर भी गए थे और शीघ्र ही वापस लौट आए थे। कब्र देवता पर्वत में संसाधन अंततः सीमित थे और इतने सारे उत्तराधिकारियों को एक साथ वहां छोड़ना असंभव था। योग्यतम की उत्तरजीविता। स्विश। वुजुओ की आकृति बेवाक टॉवर से बाहर आई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक थी। 75वीं मंजिल पास। बधाई हो भाई वुजुओ। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। हालांकि वुजुओ बेफिक्र रहा और ऊंची आवाज में बोला, मैं अभी भी तुम्हारे मुकाबले में काफी पीछे हूं। मैं सिर्फ 5वीं लेयर तक ही पहुंच पाया हूं, तुम्हारा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं छुआ है। जियान वुशुंग ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भाग्यशाली हूं। अब जैसे जैसे उसका सामना दांव मर्ज से हुआ, वह धीरे धीरे अधिक स्थिर होता गया। अतीत की तीक्ष्णता का स्थान अब संयम ने ले लिया था। ये भी शक्ति संचय का प्रकटीकरण था। क्या तुम कोशिश नहीं करोगे? वुजू ने उत्सुकता से पूछा। वह जानता था कि जियान वुशुंग की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। जब उसने टाइसैन को मारा तो जियान वुशुंग के पास पहले से ही शीर्ष स्तरीय टियर 6 सम्राट की युद्ध शक्ति थी। अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद उनकी शक्ति संभवतः टियर 6 के शिखर पर है। बेवाक टॉवर में 60वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उन्हें मजा लेने दो। जियान वुशुंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरों के लिए बेवाक टॉवर को चुनौती देना अभी भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह अब किसी काम का नहीं था। सभी चीजों का मूल स्रोत उसका था। अब उसे सभी चीजों के मूल स्रोत की उतनी जरूरत नहीं थी। सम्राट बनने के बाद उसके नियंत्रण में सभी चीजों का संघनित मूल स्रोत संभवतः पूरे ब्रह्मांड से कमजोर नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास जीवन की शक्ति थी, जो सभी चीजों के मूल स्रोत से भी अधिक भयानक थी। स्विश स्विश। बेवाक टॉवर में रैंकिंग बदलती रही। चूंकि यह बेवाक टॉवर का अंतिम द्वार था, इसलिए सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। कई लोग सफलतापूर्वक टॉवर को तोड़कर अंदर घुसने में सफल रहे। जियान वुशुंग के एक परिचित ने लगातार 3 स्तरों को पार करते हुए अपना रिकॉर्ड और टियर 5 सम्राट का रिकॉर्ड भी ताज़ा कर दिया। जी चाओयांग। मूल ग्रह पर सामना किया गया गर्वित युवक अब एक शक्तिशाली टियर 5 अल्टीमेट सम्राट बन गया था। हालांकि उसने एक संपूर्ण अल्टीमेट दाव हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने 8वीं परत तक पहुंचने पर दाव को सफलतापूर्वक विलय कर दिया था, जिससे वह शान के समान स्तर का अल्टीमेट सम्राट बन गया। उसकी भविष्य की उपलब्धियां कम से कम उसे सर्वोच्च शिखर शक्ति बना देंगी। इसके अलावा उन्होंने कब्र देवता पर्वत पर दिव्य जनरल की विरासत प्राप्त की थी और अब वे दिव्य जनरल पद के उम्मीदवार थे। हाँ, मेरे बेटे में सर्वोच्च शिखर की योग्यता है। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो मूल ब्रह्मांड में जी परिवार राजवंश के सम्राट जी झाओयांग से काफी मिलता जुलता था, कुछ करीबी दोस्तों से घिरा हुआ, बेवाक टॉवर में जी झाओयांग के प्रदर्शन को लेकर उत्साहित और शेखी बघार रहा था। ये व्यक्ति मूल ब्रह्मांड में जी परिवार राजवंश का सम्राट था। मूल रूप से वह सिर्फ टियर 4 सम्राट था, लेकिन अब वह टियर 5 के शिखर पर पहुंच गया था। जी लाओसन, आपने एक अच्छा बेटा पाला है। कई लोग उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक कोने में खड़े होकर आहें भर रहे थे। जियान वुशुंग ने तुरंत टियर 5 शिखर सम्राट को देखा जो आहें भर रहा था। देव सम्राट मो लॉन के पिता। मूल ग्रह पर वापस जियान वुशुंग ने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मो लॉन का सामना किया। उस समय मो लॉन की ताकत और खजाने बिल्कुल कल्पना से परे थे। दुर्भाग्यवश घेराबंदी के दौरान भक्षक दानव के विरुद्ध लड़ाई में वह मारा गया। अन्यथा वह अब कम से कम टियर 4 सम्राट या यहां तक कि टियर 5 सम्राट होता। संघर्ष और अवसर दोनों ही पतन का कारण बन सकते हैं, इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जियान वुशुंग ने भी जी झाओयांग से संपर्क किया और उन्हें बधाई दी।
उनके बीच संबंध काफी अच्छे थे। भाई वुशुन जी झाओयांग भी उत्साहित था। टियर 5 सम्राट के रूप में वह 57वें स्तर पर पहुंच गया था तथा उसके पास टियर 6 की सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी। जियान वुशुन ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके टियर 6 में कदम रखो और भविष्य में हमें एक साथ गुप्त क्षेत्रों का पता लगाने का मौका मिलेगा। हाँ, जब समय आए तो हु किन को हमारे साथ ले आना। जी झाओयांग ने बस इतना ही कहा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे की खुशी फीकी पड़ गई। हु किन को जेनलिंग द्वारा कब्र देवता पर्वत पर भेजा गया था और वह अभी भी गहरी नींद में था। पहले लगी गंभीर चोटों के कारण उसके लिए जागना आसान नहीं था। आखिरकार एजियो ड्रैगन मंदिर के मास्टर का विरोध करना पहले से ही काफी सराहनीय था। बच जाना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। पुनरुद्धार में कुछ समय लगेगा और यह अनिश्चित था कि क्या झेन लिंग के मन में वुकिन के प्रति कोई नाराजगी थी। जी चाओयांग के पिता ये देखकर बहुत प्रसन्न थे कि उनके बेटे का वर्तमान प्रभावशाली व्यक्ति जियान वुशुन के साथ अच्छा संबंध है। वर्तमान में जियान वुशुन के पास सभी चीजों के मूल स्रोत की शक्ति थी और वह इसका 1/3 हिस्सा इन बूढ़े लोगों को देने को तैयार था। बेशक कृपा करना जरूरी था। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जरूर। जहां तक सभी चीजों के मूल स्रोत का प्रश्न है तो ये स्वाभाविक रूप से समान रूप से वितरित होगा। चूंकि उद्देश्य लोगों का दिल जीतना था, इसलिए निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद के दिनों में लाखों उत्तराधिकारियों और देशी सम्राटों ने सभी क्षेत्रों को पार किया, अपने चरम पर पहुंचे। कुछ व्यक्तियों ने तो बार बार चुनौती दी, अपनी क्षमता को पूरी तरह निचोड़ लिया। सभी लोग चुपचाप जियान वुशुन का इंतजार कर रहे थे। एक कारण जियान वुशुन द्वारा ओरिजिन सोर्स का वितरण करना था और दूसरा उसे एक बार फिर चुनौती देते देखना था। जब अफवाह फैली कि जियान वुशुन ने टाइसैन का सिर कलम कर दिया है, तो सभी ने मान लिया कि यह वुजुओं की पर्दे के पीछे की चाल है। अब यह पुष्टि करने का सबसे अच्छा अवसर था। चांग फैन के लिए स्थिति सबसे अधिक अजीब थी। चाहे जियान वुशुन सफलतापूर्वक चुनौती दे पाए या नहीं, उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर जियान वुशुन सफल हो जाता तो इसका मतलब था कि उसने वास्तव में अपने हाथों से टाइसैन को मार डाला था। अगर वह असफल हो जाता तो जियान वुशुन के बारे में शेखी बघारने वाले सम्राट भी टाइसैन की आलोचना करते कि वह बहुत कमजोर है। मुझे एक क्षण दो। जियान वुशुन की आभा अचानक बढ़ गई, उसका लबादा एक दिव्य प्राणी की तरह फड़फड़ाने लगा। ये बेईवान टॉवर को चुनौती देने का उनका आखिरी मौका था। अपने पहले प्रयास के दौरान उसने जीवन की शक्ति को समझा। उसने बेईवान टॉवर को बहुत महत्व दिया और शायद इस बार कुछ आश्चर्य हो सकता है। भाई वुशुन, आपको पुनः महान उपलब्धियों की शुभकामनाएं। हर कोई उत्सुकता से इंतजार करते हुए जियान वुशुन को बेईवान टॉवर के टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करते हुए देख रहा था। डोनशेंग ने हवा से एक विशाल स्कोरबोर्ड भी बना लिया, जिसमें से 100 क्यूबिक यूनिट ब्रह्मांड क्रिस्टल निकाले और घोषणा की, हर कोई, मैं शर्त लगाता हूं कि भाई वुशुन फिर से 10 मंजिलों को तोड़ देगा। जब उन्होंने बात की तो शुरू में कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन सौभाग्य से वान्यान ने अच्छा सहयोग किया और तुरंत ही उनकी बात में शामिल हो गए। तो मैं शर्त लगाता हूं कि भाई वुशुन 10 मंजिलों से आगे नहीं जाएगा। बोलने के बाद उसने ब्रह्मांड क्रिस्टल की 100 घन इकाइयां भी निकाली। ये दृश्य देखने वालों को ईर्ष्या से देखा गया। वे ब्रह्मांड के क्रिस्टल थे। साधारण श्रेणी 6 के सम्राट इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते थे, केवल सर्वोच्च शिखर वाले के पास ही ऐसी क्षमता थी। उत्तराधिकारियों में से केवल कुछ श्रेणी 6 सम्राट ही उनके साथ खेलने में सक्षम थे। ये देखकर वुजुओं ने सीधे ब्रह्मांड क्रिस्टल की 1000 घन इकाइयां निकाल लीं, जिससे अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहें उसकी ओर आकर्षित हुईं। मैं भी आप लोगों के साथ मस्ती में शामिल होऊंगा। 3 पैलेस मास्टर्स भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। कुछ शक्तिशाली टियर 6 सम्राटों ने भी संकोच नहीं किया तथा लगातार ब्रह्मांड क्रिस्टल निकालकर खेल में शामिल हो गए। आखिरकार ऐसा अवसर सहस्राब्दी में एक बार ही आता है। हाँ, क्या कोई और भी शर्त लगाने को तैयार है? अब अगर आप शर्त लगाते हैं कि वह 10 से ज्यादा मंजिलें जीत सकता है, तो भुगतान दोगुना हो जाएगा। डोनशेन काफी खुश था। इतने सारे ब्रह्मांड क्रिस्टल पर दांव लगाने के बाद वह अच्छी तरह से तैयार था। उन्होंने जियान वुशुन से निजी तौर पर पूछा था कि क्या वह 10 मंजिलों से आगे जा सकते हैं। जियान वुशुन पहले ही 50 से ज्यादा मंजिलों में प्रवेश कर चुका था। 10 और परतें जोड़ने का मतलब था 60 से ज्यादा परतों तक पहुंचना और सर्वोच्च शिखर शक्ति प्राप्त करना। कई लोगों की नज़र में ये बिल्कुल असंभव था। डोनशेंग और अन्य टियर 6 शिखर सम्राटों के साथ साथ सर्वोच्च शिखर को छोड़कर
दूसरी ओर थोड़े कमजोर टियर 5 सम्राटों के लिए सट्टेबाजी पूल खोले गए। इन आंदोलनों से पूरा माहौल जीवंत हो गया। बाहरी दुनिया के विपरीत बेवाक टॉवर के भीतर मौत जैसी शांति थी। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति, जिसके हाथ में 6 तीखे चाकू थे, एक बार फिर से जम गया और हिल नहीं पा रहा था। इस बार जियान वुशुन ने सभी चीजों के तारे को ध्यान से देखा और अपनी तलवार के एक झटके से प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को मार डाला। स्वूश। 55वीं मंजिल, 56वीं मंजिल, 57वीं मंजिल। पहले को छोड़कर बाकी सब पलक झपकते ही गुजर गए। प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए सिर्फ तलवार का वार ही काफी था। ये कैसे संभव है? कुछ ही सांसों में जियान वुशुन 60वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। ये सर्वोच्च शिखर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। इस समय सामान्य परिस्थितियों में जियान वुशुन सर्वोच्च शिखर में प्रवेश करने की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था, तारों वाले आकाश की शक्ति की मदद से अस्थायी रूप से शिखर तक पहुंच सकता था। सामान्य अवस्था में भी जियान वुशुन 63वीं मंजिल तक पहुंच सकता था। बाहर शोरगुल से मौन तक सभी ने अपनी सांस रोक ली। एक और मंजिल, और वे सम्राट जिन्होंने शर्त लगाई थी कि जियान वुशुन 10 मंजिलों से अधिक नहीं तोड़ पाएगा, उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ेगा। डिंग। जियान वुशुन के नाम के आगे का नंबर फिर से बदल गया। 64वीं मंजिल से गुजरे। सामान्य परिस्थितियों में जियान वुशुन की सबसे मजबूत शक्ति भी मुश्किल से इस स्तर तक पहुंच सकती थी। लेकिन यह अंत नहीं था। अपनी मुट्ठियां भींचकर उसने रहस्यमयी तारों वाले आकाश को सक्रिय करने के लिए अपनी थोपुट शक्ति का प्रयोग किया। एक विशाल शक्ति तुरंत उतरी, जिसने उसकी आभा को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। ब्रॉली के परिवर्तन दाव के आधार पर इसमें सुधार किया गया था। इसमें प्राचीन गुप्त तकनीक भी शामिल थी। उन्होंने स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स की रचना की। ये सब तलवार के बारे में तो नहीं हो सकता, है ना? इसलिए इस चाल का उपयोग करके उन्होंने स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स के भीतर शक्ति के माध्यम से खुद को बढ़ाया। यद्यपि यह क्षणिक था, फिर भी इससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी। तारों भरे आकाश के हल्के नीले विस्तार में जियान वुशुन को एक अपार शक्ति ने घेर रखा था। यहां तक कि उसके शरीर के चारों ओर की सती शक्तियां भी शून्य को चकनाचूर करने में सक्षम चाप उत्पन्न कर सकती थीं। अब जियान वुशुन केवल शीर्ष स्तर पर नहीं रह गया था। यदि वह एक विचार ब्रह्मांड को उन्मुक्त कर दे, तो संभवतः वह अस्थायी रूप से सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। आपके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। अभिभावक टूटने के कगार पर था। पहली बार जब उसका सामना जियान वुशुन से हुआ, तो उसे रौंद दिया गया। उसने सोचा कि वह बाद में इसे वापस ले लेगा। हालांकि जियान वुशुन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इतने लंबे समय के बाद वह अंततः जियान वुशुन की बेवाक टॉवर में वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगातार दबा दिया गया। इसके अलावा इस बार जियान वुशुन का साधना क्षेत्र अपरिवर्तित रहा। वह अभी भी एक ताओ भगवान था। सफाया कर दो, जियान वुशुन ने इशारा किया, और अत्यधिक प्रकाश के विस्फोट ने सीधे प्रतिद्वंद्वी के जीवन को समाप्त कर दिया। केवल 6 तीखे चाकू ही जमीन पर गिरे। स्थान एक बार फिर बदल गया। इस चरम अवस्था को बनाए रखना संभवतः केवल उतना ही समय तक चला, जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। ये समय उसके लिए 70वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। बाहर खड़े दर्शक पहले से ही दंग रह गए। क्या यह एक दाओ भगवान है? डोंगशेन को खुद यह अविश्वसनीय लगा। हालांकि वह जानता था कि जियान वुशुन 60वीं मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुशुन इतना असामान्य होगा, एक ही बार में 70वीं मंजिल तक पहुंच जाएगा। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने ये दांव क्यों नहीं लगाया कि जियान वुशुन 15 मंजिलें और पार कर सकता है। तीनों महल स्वामी भी आश्चर्यचकित थे। एक दाओ भगवान जो सर्वोच्च शिखर से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये सच्चा पारलौकिकता था, एक प्रमुख क्षेत्र को पार करना। प्राचीन काल में ऐसी अद्वितीय हस्ती का उल्लेख नहीं मिलता। यदि सर्वोच्च शिखर के भीतर सम्राट जुएयुन एक दुर्गम पर्वत था, तो जियान वुशुन दाओ लॉर्ड्स की नज़र में एक ऊंचा शिखर था। अब कब्र देवता पर्वत पर सबसे असाधारण दाओ भगवान सबसे अच्छे से टियर 5 सम्राट से मेल खा सकता है, लेकिन जियान वुशुन सर्वोच्च शिखर को टक्कर दे सकता है और यहां तक कि सर्वोच्च शिखर की लड़ाकू शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। ताई जियान को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। सौभाग्यवश वह अधिक व्यावहारिक थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दाओ के साथ एकीकृत होने के बाद जियान वुशुन कितना शक्तिशाली हो जाएगा। अब वह उसे मार भी सकता है। 3 महल मालिकों में से केवल किंगनियो ही था जिसकी तुलना जियान वुशुन से की जा सकती थी। हालांकि पैलेस मास्टर लू हुआ की ताकत अच्छी थी, लेकिन 70वीं मंजिल तक पहुंचना एक चुनौती हो सकती थी। यदि कोई व्यक्ति जियान वुशुन को पीछे छोड़ सकता है, तो वह वु जुओ होगा। चलते रहो।
जी चाओयांग इतना उत्साहित था कि वह याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। वुशुन, चलते रहो। 71वीं मंजिल। इस बार यह उतना आसान नहीं था। जियान वुशुन की आभा कम होती जा रही थी और चरम अवस्था लगभग अपनी सीमा पर थी। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह तलवार चलाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि आपकी शक्ति अक्षय है। काले वस्त्र पहने रक्षक ने 6 तीखे चाकुओं को अचूक तरीके से चलाते हुए सीधे जियान वुशुन को दबा दिया। यद्यपि वह ताना मार रहा था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ये दाव भगवान सबसे उल्लेखनीय था जिसे उसने कभी देखा था, यहाँ तक कि पूर्व सम्राट जुएयुन से भी अधिक असाधारण। आखिरकार सम्राट को अंतरिक्ष की उत्पत्ति पर महारत हासिल थी। अगर जियान वुशुन ने समय के मूल स्रोत से पहले ही मान्यता प्राप्त कर ली होती तो यह वाकई अविश्वसनीय होता। हालांकि एक दाव भगवान के रूप में इस स्तर को प्राप्त करने पर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वह अगला सम्राट जुएयुन नहीं बनेगा। शायद अगली बार जब जियान वुशुन आएगा तो वह आगे बढ़ना जारी रखेगा। देर सवेर वह 99 मंजिलों पर विजय प्राप्त करेगा। तोड़ो। जियान वुशुन ने दहाड़ते हुए जुएयुन तलवार निकाली, एक ही झटके में 6 तीखे चाकुओं को तोड़ दिया और प्रतिद्वंद्वी को तितर बितर कर दिया। वह भी जोर जोर से हौंफ रहा था। उसकी ताकत को देखते हुए वह 73वीं या 74वीं मंजिल तक भी पहुंच सकता था। लेकिन इस चरम अवस्था को बनाए रखने में बहुत कम समय लगा। प्रत्येक मंजिल के बाद एक संक्षिप्त विराम था जिससे बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। 71वीं मंजिल कुछ चुनौतीपूर्ण थी, यहां तक कि थोड़ा मजबूर भी। लेकिन 72वीं मंजिल पर जियान वुशुन को पूरा विश्वास था कि एक तलवार ही काफी होगी। एक नया कदम, सब पर विजय। इस तलवार के वार से वह कभी नहीं हारा था। ब्रॉली के साथ मुठभेड़ के दौरान यदि मी शिंग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उसने बहुत पहले ही ब्रॉली को काट डाला होता। वाह, 73वीं मंजिल की जगह आने से पहले ही जियान वुशुन ने हार मान ली। अब जाने का समय हो गया था। तलवार चलाने की उस चाल का प्रयोग करने के बाद उसके पास कोई और चाल नहीं बची थी। जहां तक एक विचार ब्रह्मांड का प्रश्न है, ये प्रारंभिक स्तरों में अभी भी उपयोगी था, लेकिन बाद के चरणों में इसकी सहायता कम हो गई। जियान वुशुन के जाने के बाद संरक्षक के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। 72वीं मंजिल पर उसने जो तलवार का इस्तेमाल किया था, उसके पास जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी और वह पूरी तरह से अभिभूत था। यहां तक कि 75वीं मंजिल पर भी वह संभवतः उस तलवार के वार का सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स में पहली तलवार चाल ब्रॉली जैसे शक्तिशाली लोगों को मारने में सक्षम थी। उस समय ब्रॉली पहले से ही वुजुओं के बराबर थी। बेशक 72 मंजिलों से गुजरना कोई समस्या नहीं थी। भव्य हॉल में वापस लौटने पर असंख्य निगाहें आश्चर्य और अविश्वास से भरी उसकी ओर मुड़ गईं। अब से किसी ने भी जियान वुशुन से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। यदि इसमें समय सीमा जोड़ दी जाए तो अनगिनत युगों बाद या शायद किसी अन्य युग में लोग अभी भी जियान वुशुन का नाम याद रखेंगे। अजय दाओ भगवान। सभी चीजों का मूल स्रोत लाखों भागों में विभाजित था और उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी को उसका हिस्सा मिले। यद्यपि यह कुछ शक्तिशाली प्राणियों के लिए अपर्याप्त प्रतीत हुआ, लेकिन श्रेणी 4 और श्रेणी 5 के सम्राटों के लिए यह एक जबरदस्त अवसर था। जियान वुशुन के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए वे उसकी ओर प्रयत्नशील भी थे। एकांतवास में प्रवेश करने से पहले जियान वुशुन ने डोंगशेन जैसे पुराने शक्तिशाली लोगों के साथ व्यापक बातचीत की, मूल ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और उनसे सतर्क रहने का आग्रह किया। वह बहुत कुछ जानता था लेकिन बहुत कम बोल पाता था, केवल मो जून या दानव भगवान द्वारा उत्पन्न खतरे का उल्लेख कर पाता था। यदि प्रतिद्वंद्वी समय से पहले प्रतिबंधों को हटाने में कामयाब हो जाता है और किशन मंदिर में क्लेश क्षेत्र में कोई नहीं होता तो यह अजीब होता और केवल मो जून को मारते और खाते हुए देखने का ही विकल्प होता। हालांकि जेन लिंग के अनुसार 3 महान सच्चे सम्राटों में से शान जून का विघटन हो गया जबकि मो जून का दमन कर दिया गया। उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। सबसे शक्तिशाली गु जुन था जिसे प्रथम कारागार में दबा दिया गया था। उसकी शक्ति बरकरार रही, कम से कम उसमें 6 क्लेश क्षेत्र की शक्ति तो थी। यहां तक कि अगर मो जुन प्रतिबंधों से मुक्त हो भी जाए तो भी 3 क्लेशों की ताकत होना अच्छा माना जाएगा। फिर भी किशन मंदिर के भीतर अब कोई भी ऐसा नहीं था जिसे इसके लायक माना जा सके। जेन लिंग बिल्कुल भी नहीं जा सका और जो अवतार बाहर गया वह बहुत कमजोर था। ज्वांग झोंग, जिसने जेन लिंग के साथ गठबंधन किया था, केवल एक क्लेश क्षेत्र में था और उसकी ताकत बस अपर्याप्त थी। उन्हें उत्तराधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ा। प्रत्यक्ष धमकियों के अलावा मी शिंग भी थी। प्रतिद्वंद्वी उसके अंदर की जीवन शक्ति के लिए आया था।
मृत्यु और जीवन का टकराव, असंख्य युगों की योजना, सब उसके लिए। उसे अधिक सतर्क रहना पड़ा। परिचित गुफा भवन में लौटकर वहां खालीपन महसूस हुआ। जियान वुशुंग लापरवाही से चटाई पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने पास उपलब्ध खजाने की सूची बनाने लगा। वहां कई ऐसे खजाने थे जो उसकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकते थे, और उसे उन सभी का उपयोग करने की जरूरत थी जो वह कर सकता था। वह जितना अधिक मजबूत होता गया उतना ही अधिक आश्वस्त होता गया। ब्रह्मांड क्रिस्टल 300,000 घन इकाइयां। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। उसके सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया जो पूरी तरह से ब्रह्मांडीय क्रिस्टलों से बना था। मूल रूप से उसने इन ब्रह्मांड क्रिस्टल को निगलने का इरादा किया था, लेकिन सभी चीजों के मूल स्रोत के साथ मूल स्रोत को ही निगलना तेज था। इन ब्रह्मांड क्रिस्टल को पाना मुश्किल था और वह बाद में सम्राट बनने पर उनका उपयोग कर सकता था। सभी चीजों के मूल स्रोत का 2/3 हिस्सा, एक राजसी मूल स्रोत, अतीत की सभी चीजों के दिव्य स्वामी का मूल स्रोत, 6 क्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली स्रोत का उद्गम स्रोत। अब यह उसका था। वह पहले से ही ब्लैक होल के दायरे के बहुत करीब था और इस मूल स्रोत को नष्ट करना ही उससे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त था। एक हाथ से आगे बढ़कर उसने धीरे से सभी चीजों के मूल स्रोत को छुआ। उसकी आध्यात्मिक चेतना काफी बढ़ गई और सभी चीजों की विशालता सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एक क्षण में ही उसका शरीर एक वृत्ताकार आकार में फैल गया। यह मूल स्रोत बहुत शुद्ध था। जियान वुशुन को इसे खाना थोड़ा मुश्किल लगा और उसने तुरंत खाना बंद कर दिया। स्विश! उसने सभी चीजों के मूल स्रोत को सीधे अपने मूल स्रोत सागर में स्थानांतरित कर दिया। मूल स्रोत को निगलने में बहुत लंबा समय लगा और वह उस समय को बर्बाद नहीं कर सकता था। एक क्लोन भक्षण का काम संभाल सकता है। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। शतरंज की पुस्तिका, आकाशीय स्वर्गीय शतरंज की बिसात तथा प्रथम सच्चे राजा की विरासत सम्राट के राज्य में पहुंचने के बाद उसके द्वारा विकसित किए जाने तक प्रतीक्षा कर सकती थी। इसके लिए कोई जल्दी नहीं थी। वर्तमान में उसे स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स द्वारा लाई गई शक्ति को समझने की आवश्यकता थी। तारों भरे आकाश की शक्ति। ये चरम दाव की शक्ति नहीं थी, बल्कि तलवार दाव की शक्ति थी। तारों वाला आकाश तलवार दाव। इसे नी युआन की विरासत माना जा सकता है, या यूं कहें कि यह तारों वाला आकाश था जो नी युआन ने प्राप्त किया था और उसे विरासत में दिया था। दुर्भाग्य से नी युआन की ताकत और क्षमता बहुत कमजोर थी। उसे एक तलवार की चाल ने सीधे नी युआन को सांस फूलने से मरवा दिया। यदि उसके पास नी युआन की ताकत होती तो शायद उसका ऐसा हश्र न होता। अब भी, हालांकि वह उसे एक तलवार चाल का उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे होने वाली प्रतिक्रिया के कारण उसे 1 घंटे तक आराम करने और अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसने जीवन की शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी। इसके बिना वह नी युआन की तरह ही मर सकता था, सीधे सांस फूलने से। उसने तारों वाले आकाश की शक्ति पर वास्तव में अधिकार नहीं किया था, उसने केवल उसे उधार लिया था या चुराया था। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम होंगे। इसके अलावा तारों वाले आकाश की शक्ति स्वाभाविक रूप से समय और स्थान के मूल स्रोत को वहन करती थी, जिससे उसके लिए इसे सहन करना मुश्किल हो जाता था। दोनों को मिलाने की तो बात ही छोड़िए। पहली तलवार चाल। जियान वुशुन के विचार तलवारबाजी में प्रकट हुए। एक झटके में उसका पूरा शरीर मुरझा गया। पफ! इस बार वह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया से घायल हो गया तथा अपनी विचार शक्ति को सक्रिय करने में असमर्थ हो गया। नहीं, दायरे में अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। मुझे ब्लैक होल दायरे में पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए, फिर एक और कोशिश करनी चाहिए। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। उनका वर्तमान क्षेत्र वास्तव में बहुत कम था। तारों भरे आकाश की शक्ति उसके लिए पूरी तरह से समझ से परे थी। एक साधारण तलवार चाल बनाने के लिए केवल थोड़ी सी शक्ति की आवश्यकता होती है। यहां तक कि स्वयं को उन्नत करने के लिए तारों वाले आकाश की शक्ति का प्रयोग भी कठिन था। अब तलवार दाव को अलग रखने का समय आ गया था, अन्यथा चाहे वह कैसे भी खेले, वह अंततः अपने ही हाथों हार जाएगा। बेहतर होगा कि पहले वह अपने भीतर के तारों भरे आकाश की शक्ति का उपयोग करने का अध्ययन करे और फिर तलवार के ताव में विशेषज्ञता हासिल करे। उसने पहले भी चीजों को मिला दिया था। प्रारंभ में उन्होंने तारों वाले आकाश की शक्ति को तलवार दाव पर लागू किया, फिर उसे अपने शरीर में बुलाया। उन्होंने अपनी विचार शक्ति का प्रयोग किया। तारों भरे आकाश की एक कमजोर शक्ति उसकी उंगलियों पर दिखाई दी। एक नजर में उसकी सीमाएं अगोचर थीं। उसकी आंखें अब अंतरिक्ष को भी जांचने में सक्षम थीं और उसके विचार समय को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे तारों भरे आकाश की शक्ति के इस धागे को भेद नहीं सकते थे।
हालांकि यह सिर्फ एक हिस्सा था जो एक छोटे समूह में संघनित हो गया। फिर भी जियान वुशुन ने इसके भीतर एक विशाल ब्रह्मांड देखा। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि ब्रह्मांड लगातार बिखर रहा था। जब तक उसे चक्कर आने लगा तब तक उसने रुकना नहीं चाहा। अतः वह केवल एक ही ब्रह्मांड देख सकता था। किसने सोचा होगा कि तारों वाले आकाश की इस छोटी सी शक्ति में एक ब्रह्मांड समाहित है, और शायद एक से अधिक ब्रह्मांड भी। तारों भरे आकाश का रहस्य वास्तव में जियान वुशुन की कल्पना से परे था। इसके बाद भी वह उसी में डूबा रहा। दांव में निपुणता रातों रात प्राप्त होने वाली चीज नहीं थी, इसके लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता थी। उन्होंने तारों भरे आकाश से ज्ञान प्राप्त किया। संभवतः दांव निपुणता का अवसर आकाशीय विस्तार में ही छिपा था। कुछ भी संभव था। गुफा भवन के अंदर सब कुछ अनंत काल तक अपरिवर्तित रहा। हालांकि गुफा भवन के बाहर दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहे। परीक्षण में भाग लेने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई तथा उत्तराधिकारियों की संख्या स्थिर होने लगी। संख्या अपरिवर्तित रहने के बावजूद कब्र देवता पर्वत के संसाधन स्थिर रहे। उत्तराधिकारियों के लिए यह अच्छी खबर मानी गई। हालांकि जेन लिंग के लिए यह बहुत बड़ी बुरी खबर थी। मूल ब्रह्मांड से परे लौकिक नदी में किसी अज्ञात समय में किशन मंदिर के समान एक भव्य हॉल प्रकट हुआ। ये हॉल अस्थायी नदी में ऊंचा खड़ा था और किशन मंदिर से भी अधिक हलचल पैदा कर रहा था। इसने संपूर्ण लौकिक नदी के किनारे स्थित दुर्जय प्राणियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। स्पष्टतः इसे मी शेंग ने बनाया था। विश्व विनाश का मंदिर। ये पता चलने पर जेन लिंग ने तुरंत एक कठोर आदेश जारी किया। मी शेंग के मंदिर में प्रवेश करने वाले किसी भी सम्राट को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। विश्व विनाश मंदिर और किशन मंदिर कट्टर शत्रु थे जो जीवन मरण के संघर्ष में लगे हुए थे। यद्यपि उत्तराधिकारियों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे बुरी बात नहीं समझा। खास तौर पर शांग, वो और भी ज्यादा उत्साहित था। वह सीधे अस्थायी नदी की ओर बढ़ गया, विश्व विनाश के मंदिर को चुनौती देते हुए। केवल एक ही युग में विश्व विनाश के मंदिर से उभरने वाले शक्तिशाली व्यक्ति किशन मंदिर द्वारा विकसित उत्तराधिकारियों से कमजोर नहीं थे। अनेक परम सम्राट प्रकट हुए। ये किशन मंदिर के विरोध में एक ऐसी लहर थी जो उभरी और अजेय थी। फिर भी इन सबका जियान वुशुन से कोई लेना देना नहीं था। वह एकांत में रहे और बाहरी दुनिया में उनके बारे में प्रचलित कहानियां अपरिवर्तित रहीं। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि वह पहले ही सफलतापूर्वक दाव के साथ एकीकृत हो चुके थे। जियान वुशुन खुद भी यही चाहता था। हालांकि जब उन्होंने तारों भरे आकाश की शक्ति को समझा तो अनजाने में उन्होंने एक युग को बीत जाने दिया। समय बीतने का कोई निशान नहीं था, फिर भी एक लंबा समय बीत चुका था। चारों महान गुप्त क्षेत्र पुनर्तः एकीकृत थे तथा उनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं था। अब अधिकांश उत्तराधिकारी मूल ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके थे। यद्यपि किशन मंदिर ने अब परीक्षण प्रतिभागियों को अपने में समाहित नहीं किया, लेकिन उन उत्तराधिकारियों ने मूल ब्रह्मांड में और यहाँ तक कि अन्य ब्रह्मांडों में भी प्रवेश करके द्वार खोल दिए तथा स्वयं को संस्थापक के रूप में स्थापित कर लिया। इन उत्तराधिकारियों को प्रथम पीढ़ी के शिष्य माना जाता था। दूसरी पीढ़ी के शिष्य शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका पालन पोषण इन उत्तराधिकारियों ने किया था। ये बात जेन लिंग द्वारा मौन स्वीकृति थी। विश्व विनाश के मंदिर के उद्भव ने किशन मंदिर की योजनाओं को बाधित कर दिया, जिससे उन्हें अस्थायी समायोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम काफी संतोषजनक थे। समय की नदी महान विस्फोट के युग में प्रवेश कर चुकी थी। प्रथम युग को ब्रह्मांड का प्रारंभिक अन्वेषण माना जा सकता है। दूसरे युग में किशन मंदिर का उदय हुआ, जो एक संक्षिप्त किंतु शानदार काल था। तीसरा युग दो मंदिरों के बीच संघर्ष के समय के रूप में सामने आया। दोनों पक्षों ने विशाल संसाधनों का निवेश किया, जिससे लौकिक नदी की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सका। श्रेणी 5 के सम्राटों के दिन, जो कभी शक्तिशाली लोगों का युग हुआ करते थे, पहले ही बीत चुके थे। अब समय की नदी में आगे बढ़ते हुए, यदि आप टियर 6 के सम्राट नहीं होते तो आप ताकत का दावा करने में संकोच करते। ये पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि इस लौकिक नदी के भविष्य में असाधारण रूप से मजबूत व्यक्ति उभरेंगे। एक युग का समय पर्याप्त नहीं था। प्रथम युग में अनेक सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ प्रकट हुए, किंतु अभी भी क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने का कोई संकेत नहीं था। शुरू में सभी को शांत से बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार वह पहला अंतिम सम्राट था। हालांकि एक पूरा युग बिना किसी हलचल के बीत गया। वह लगातार सर्वोच्च शिखर पर स्थित विश्व विनाश के मंदिर के साथ टकराव की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफलता का कोई संकेत नहीं था। फिर भी उसकी शक्ति भयानक रूप से दुर्जेय थी और वह धीरे धीरे लौकिक नदी में शीर्ष व्यक्ति बन गया था।
इस लौकिक नदी को भी ख्याति प्राप्त हुई, यद्यपि शक्ति के नाम पर नहीं बल्कि दो मंदिरों के संबंध में। मिक्यू टेम्पोरल स्पेस। जब ये नाम सामने आया तो जैन लिंग विश्व विनाश के मंदिर पर सीधे युद्ध की घोषणा करने की कगार पर था, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही वह भयभीत हो जाता। प्रारंभिक भविष्यवाणी बहुत सटीक थी। किशेन मंदिर को सचमुच नष्ट करने के लिए बाहरी दुनिया की तुलना में जियान वुशुन का संचय भी अत्यंत विशाल था। तारों भरे आकाश की शक्ति में वह उसे निहारता रहा और उसे बहुत ही सहजता महसूस हुई। अब तारों भरे आकाश की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने पहले ही दो सर्वोच्च गुप्त तकनीकें बना ली थीं। स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स, एक तलवार दाव जो स्टाररी स्काई की शक्ति से ओतप्रोत है। शाश्वत प्राचीन परिवर्तन, एक परिवर्तन दाव जो तारों भरे आकाश की शक्ति से ओतप्रोत है। पहले जब वह चरम अवस्था पर पहुंचता था तो वह उसे केवल एक अगरबत्ती के बराबर समय तक ही कायम रख पाता था। अब वह उसे पूरे 1 घंटे तक कायम रख सकता है। यह शाश्वत प्राचीन परिवर्तन का केवल पहला परिवर्तन था। सम्राट बनने के बाद वह इसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। जहां तक स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स का प्रश्न है, उन्होंने इसमें ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, केवल तलवार चलाने की पहली चाल को ही निपुण बनाया था। इससे उसे जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी वह धीरे धीरे कम होती गई। वह जीवन शक्ति से इस प्रतिक्रिया की भरपाई भी कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि 1 घंटे के भीतर वह दूसरी तलवार चाल नहीं चला सकता था। हालांकि ये फिर भी एक बड़ी सफलता थी। इस तरह स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स की पहली तलवार डालने के बाद भी वह अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सकता था। उसे अपने क्षेत्र में भारी गिरावट का अनुभव नहीं होगा, जैसा कि अतीत में पहली तलवार चाल चलने के बाद हुआ था। इस युग में उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। उनका स्थानिक क्षेत्र ब्लैक होल क्षेत्र तक पहुंच गया। अंततः प्रतिष्ठित ब्लैक होल क्षेत्र प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा सभी चीजों के मूल स्रोत में अभी भी आधे से ज्यादा हिस्सा बचा हुआ था। दाव मर्ज के बाद वह जाकर ब्लैक होल दायरे के शिखर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उसने अभी तक दाव के साथ एकीकरण हासिल नहीं किया था और अभी से ही इस बात पर विचार कर रहा था कि क्लेश क्षेत्र तक कैसे पहुंचा जाए। अंतरिक्ष पर पूर्ण प्रभुत्व, सर्वोच्च गुप्त तकनीक। इस बिंदु पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने प्रारंभिक प्रगति कर ली है। दाव विलय के बाद तारों भरे आकाश की शक्ति पर भरोसा करते हुए वह सर्वोच्च गुप्त तकनीक को पूर्णता तक परिष्कृत कर सकता था। अंतरिक्ष के ब्रह्मांडीय क्षेत्र में प्रवेश करना सबसे सरल था। यह उनकी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी निर्भरता भी थी। एक बार ब्रह्मांड अंतरिक्ष में महारत हासिल करने के बाद उसका मात्र विचार वास्तव में ब्रह्मांड भ्रम को एक वास्तविक ब्रह्मांड में बदल सकता है। इसे जीवन की शक्ति के साथ जोड़ो। जियान वुशुन ने पहले ही तड़पना शुरू कर दिया था। अगर उसने अपनी विचार शक्ति से जो ब्रह्मांड बनाया है वह जीवन को जन्म दे सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक ब्रह्मांड खोल सकता है? हालांकि इसमें एक परेशानी वाली बात थी। जीवन की शक्ति होते हुए भी मूल स्रोत का अभाव अस्वीकार्य था। वह संभवतः सभी चीजों की शक्ति का उपयोग सभी चीजों के मूल स्रोत को विकसित करने के लिए नहीं कर सकता था। इससे उसकी ताकत और कमजोर हो जाएगी। आसमान की ओर देखने वाली स्वर्गीय शतरंज की बिसात। जियान वुशुन की आंखें चमक उठी जब उसने कुछ सोचा। उसके पास प्रचुर मात्रा में मूल स्रोत थे, सभी स्काईसाइड स्वर्गीय शतरंज में। यदि वह स्काईसाइड हेवनली चेस बोर्ड को वन थॉट यूनिवर्स में एकीकृत कर दे तथा उसे अपनी जीवन शक्ति के साथ संयोजित कर दे, तो क्या वह बोर्ड पर मुहरों को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा? यदि ऐसा हुआ तो जियान वुशुन पहले से ही भविष्य में एक दृश्य की कल्पना कर सकता था जब वह दूसरों के खिलाफ लड़ता था, जिसमें स्काईसाइड स्वर्गीय शतरंज से शक्तिशाली प्राणियों का एक समूह उभरता था। लार निगलते हुए उसने दिवास्वप्न देखना बंद कर दिया। सब कुछ तेजी से हो रहा था, उसे अपनी ताकत से सब कुछ साबित करना था। दाव मर्ज ठीक उसके सामने था। अब समय है आगे बढ़ने का। पश्चिम की ओर जा रहे हैं। वूश। अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरता हुआ वह युवानयांग झील के ऊपर प्रकट हुआ। अपनी विचार शक्ति के एक झटके से जियान वुशुन ने अपनी भौं सिकोड़ ली। लोग कहाँ हैं? जियान वुशुन ने सोचा। उसने देखा कि पूरे एल्डर पैलेस के दुर्जय विशेषज्ञों की संख्या कम से कम 99% कम थी। इसके अलावा वे सभी अपरिचित चेहरे थे। जैसे ही वह उलझन में पड़ा, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो जुओ था, बल्कि वो जुओ के अवतारों में से एक था। अब जबकि लौकिक नदी किशन मंदिर के विरोध में फंस गई थी और विश्व विनाश का मंदिर विरोध में था, अक्सर संघर्ष होने लगे और मामलों की देखरेख करने के लिए उसके मुख्य निकाय को बाहर रहना पड़ा। वर्तमान में दोनों गुटों के बीच संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। वुशुन, मुझे लगा कि इस बार तुम सीधे दावमर्ज का प्रदर्शन करने जा रहे हो।
वू जुओ ने हंसते हुए कहा। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, दाओ के साथ विलय से पहले मुझे पश्चिमी क्षेत्र में महायान आत्मा पर्वत की यात्रा करने की आवश्यकता है। सच, मैं आपका संदेश महायान आत्मा पर्वत के पैतृक गुरु तक पहुंचा दूंगा ताकि वे सीधे आ सकें। वू जुओ ने उसी दबंग लहजे में कहा, दूसरों से मदद मांगते हुए लेकिन उन्हें सीधे आने के लिए कहा। यद्यपि जियान वुशुन इस दृष्टिकोण से कुछ असहज था, फिर भी वह आभारी था। हालांकि इस बार उनका इरादा व्यक्तिगत रूप से जाने का था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। उसने विनम्रता से वू जुओ की दयालुता को अस्वीकार कर दिया और वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ की। एल्डर पैलेस में विशेषज्ञों की संख्या में तेजी से कमी आई थी और ऐसा प्रतीत होता था कि एल्डर पैलेस में वर्तमान शक्तिशाली व्यक्ति सभी स्थानीय सम्राट थे। जियान वुशुन की उलझन सुनकर वू जुओ ने उस युग में घटित महत्वपूर्ण और छोटी घटनाओं का वर्णन किया। विश्व विनाश का मंदिर। जियान वुशुन की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आवाज कांप रही थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह सब निश्चित रूप से मिशेन द्वारा ही रचा गया था। बाहरी दुनिया अब सचमुच अराजकता में थी। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी खुले में खड़ा था और जियान वुशुन अंततः राहत की सांस ले सका। जब तक प्रतिद्वंद्वी खुले में था, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उन्हें डर था कि प्रतिद्वंद्वी छिपा रहेगा, जिससे उनके लिए बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। फिर भी वह किशेन मंदिर नहीं छोड़ेगा। अगर मिशेन उसका इंतजार कर रही होती तो वह क्या करता? उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की और जेनलिंग के आदेशों का पालन करने का फैसला किया। वू जुओ, मैं पहले निकल जाऊंगा। शायद आने वाले लंबे समय तक मैं एल्डर पैलेस में वापस नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। जियान वुशुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दूसरे ने उसकी बहुत मदद की थी और उसे वह एहसान याद था। ऐसा लग रहा था कि वू जुओ अभी तक पैलेस मास्टर नहीं बन पाया था, वह अभी भी कानून प्रवर्तन हॉल का हॉल मास्टर था। हालांकि बाहर की मौजूदा अराजकता में कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर की स्थिति शायद पैलेस मास्टर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। दाव को सफलतापूर्वक विलय करने के बाद वह कब्र भगवान पर्वत पर जाएगा। यह अनुमान लगाया गया था कि वह इस अस्थायी नदी को छोड़ देगा। फिर से मिलना वास्तव में आसान नहीं हो सकता है। वू जुओ को भी यह एहसास हो गया था। उसने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ईमानदारी से कहा, ख्याल रखना। फिर जियान वुशुन दबे पांव चला, एक पल में शून्य में गायब हो गया और केंद्रीय हॉल की ओर चल पड़ा। वू जुओ उसी जगह खड़ा होकर जियान वुशुन की विदाई की तस्वीर देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह भी चला गया। जियान वुशुन की उड़ान के दौरान उसे बकरी के सींग वाले बूढ़े व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसके दरवाजे पर विदाई का कोई मौका नहीं था। ये क्यूहुआन का अवतार था जो पूरे समय केंद्रीय हॉल की रखवाली कर रहा था। जियान वुशुन को देखकर मूल रूप से सो रहा अवतार तुरंत सतर्क हो गया। जियान वुशुन। क्यूहुआन मुस्कुराया और कहा, तुम बच्चे अंततः एकांत से बाहर आ गए। जियान वुशुन धीरे धीरे नीचे उतरा, मुस्कुराते हुए और इत्मीनान से क्यूहुआन की ओर चला। जब दोनों मिले तो ऐसा लगा जैसे कि यह क्यूहुआन शहर में उनकी पहली मुलाकात थी। सीढ़ियों पर आराम से बैठे हुए वह दुनिया की परवाह किए बिना क्यूहुआन की ओर देख रहा था। दूसरा पहले ही टियर 6 पर पहुंच चुका था, कथित तौर पर बाहरी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। मानव क्षेत्र में जाने के बजाय अवतार पृथ्वी क्षेत्र में चला गया था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जियान वुशुन उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने से पहले क्यूहुआंग ने हिचकिचाहट की और अंततः जियान वुशुन को पुकारा। एल्डर यांग गिर गए हैं। ये खबर आधे युग पहले की है। उस समय ब्रह्मांड के लिए संघर्ष अपने चरम पर था और यांग सानमू, एक दिव्य शिल्पकार और शीर्ष स्तर के टियर 6 सम्राट, को पीछे से अग्रिम पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उनका स्वैच्छिक निर्णय था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सामना एक सर्वोच्च विशेषज्ञ से हुआ। ये खबर सुनकर जियान वुशुन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजर अपनी जुयुन तलवार की मूठ पर पड़ी। यह अद्वितीय दिव्य तलवार थी जिसे बूढ़े यांगहॉन ने वर्मिलियन बड मंदिर के मास्टर के हाथों से बड़ी कीमत पर हासिल किया था। किसने किया? जियान वुशुन क्यूहुआन के ऊपर झुककर स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे का भाव नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसकी आवाज एकदम से जम गई थी। क्यूहुआन की आवाज भी कुछ कर्कश लग रही थी। आखिरकार वे कई सालों से भाई थे और वह भी दुखी था। ये ब्रोली था, विश्व विनाश मंदिर का शीर्ष शक्ति संपन्न।
दरार। जियान वुशुन के कदम स्पष्ट थे जब वह सीधे टेलीपोर्टेशन व्यवस्था की ओर बढ़ा और अपने पीछे एक संक्षिप्त वाक्य छोड़ गया। मैं उसका बदला लूंगा। ये वक्तव्य निर्णायक और साधारण था। हालांकि जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हुआ, रंगीन चैनल के भीतर जियान वुशुन की अभिव्यक्ति उग्र हो गई। वह मुड़ा कि युवान की स्थिति को देखते हुए दहाड़ा, मैं निश्चित रूप से उसका बदला लूंगा। ऐसा है कर्म। उस समय उसने लापरवाही से किसी को ब्रॉली के पिता की हत्या करने दी थी, और अब ब्रॉली ने बिना किसी प्रयास के यांग सानमू को मार डाला। जो मारेंगे वे मारे जाएंगे। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। बात बस इतनी है कि जब ऐसा किसी के साथ होता है तभी गुस्सा पैदा होता है। नश्वर जगत में यह एक सामान्य घटना है। इस स्तर पर चीजें नहीं बदलती। शायद वे सभी अभी भी नश्वर ही हैं। तारों भरे आकाश की शक्ति को समझने के बाद कभी कभी वह सोचता कि क्या वह ब्रह्मांड जिसमें वह रहता है वह भी शक्तियों का अभिसरण है। शायद हाँ, शायद नहीं। 1 महीने बाद पश्चिमी क्षेत्र में हल्के पीले रंग के महाद्वीप पर एक आकृति स्थिर रूप से उड़ती हुई दिखाई दी। पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करने पर जियान वुशुन ने टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि धीरे धीरे उड़ान भरना चुना। स्वर्गीय क्षेत्र में कई शक्तिशाली प्राणियों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। शायद उन शक्तिशाली लोगों ने स्वेच्छा से ऐसा किया था। हर कोई एक बड़ी दुनिया की आकांक्षा रखता है। जेन लिंग ने वादा किया होगा कि किशन मंदिर छोड़ने वाले किसी भी स्थानीय सम्राट को उनके मूल स्रोत को बहाल करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि उन्हें किशन मंदिर को धोखा न देने की गंभीर शपथ लेनी पड़ी। यह आवश्यकता अनुचित नहीं थी, जिसके कारण असंख्य लोग बाहरी दुनिया की ओर भागने को मजबूर हो गए। एक बार सम्राट साधना क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे वहां से जा सकते थे। यहां तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी बाहरी परिस्थिति में ज्यादा योगदान नहीं दे सकेगा। अब स्वर्गीय क्षेत्र में अधिकांश शक्तिशाली प्राणी केवल अवतार थे जो अपनी जमीन पर डटे हुए थे। सभी सच्चे स्वरूप बाहर आ चुके थे। मूल स्रोत की मरम्मत करने में सक्षम होना एक जबरदस्त अवसर था और हर कोई इसे जब्त करना चाहता था। इतना अधिक कि जब जियान वुशुन आकाश में उड़ रहा था तो उसका सामना किसी भी सम्राट से नहीं हुआ। सभी तो बस अवतार थे। अतीत में भले ही स्वर्गीय क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा हो, लेकिन संभवतः कुछ अभिमानी राक्षस सम्राट अवश्य रहे होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि ये सभी व्यक्ति लौकिक नदी में चले गए हैं। यह उस पक्षी के समान था जिसके पंख टूट जाने के बाद अचानक जुड़ गए और वह पिंजरे से आजाद हो गया। जियान वुशुन को भी अब ऐसा ही महसूस हुआ। वह भी बाहर जाकर अन्वेषण करना चाहता था। पश्चिम में महायान आत्मा पर्वत, वह ठीक उसके सामने था। भव्य स्वर्ण पर्वत पर धीमे बौद्ध मंत्र गूंज रहे थे तथा सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही जियान वुशुन पहाड़ी द्वार के पास पहुंचा, वह रुक गया। आखिरकार वह मदद मांग रहा था और उसके प्रति असम्मानजनक व्यवहार ठीक नहीं होगा। मैं जियान वुशुन हूँ, पहाड़ को अपना सम्मान देने आया हूँ। जियान वुशुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसका चेहरा सद्भावना से भर गया। पर्वतीय द्वार के रक्षक केवल 2 युवा नौसिखिए थे, लेकिन बाह्य जगत में यह सबसे बड़ा परोपकार था। एक नौसिखिया बेदाग और शुद्ध जियान वुशुन की ओर एक कदम आगे बढ़ा। हाथ जोड़कर और थोड़ा झुककर उसने कहा, दयालु महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जियान वुशुन ने भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। महायान आत्मा पर्वत पर एक विचित्र पिछवाड़े में कई बोधि वृक्ष एक साधारण सांसारिक सेटिंग की रूपरेखा तैयार करते थे। इस स्थान पर रहने वाले एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधक एक बोधि वृक्ष के नीचे पैर मोड़कर गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। जैसे ही जियान वुशुन वहां पहुंचा, साधक के हाथ में रखी बोधि प्रार्थना की माला अचानक रुक गई। इसी बीच बाहर से एक आवाज गूंजी, बड़े मियाओई, गुरु आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठी वो गंजी महिला कोई और नहीं बल्कि गोंग मियाओई थी। एल्डर पैलेस द्वारा रिहा किए जाने के बाद से वह महायान स्पिरिट माउंटेन पर आ गई थी और उसने बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान न देते हुए स्वयं को बौद्ध शिक्षाओं में लीन करने का निर्णय लिया था। जियान वुशुन उसके अंदर का दानव बन चुका था, इस हद तक कि एक पूरे युग के बाद भी वह उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई थी। अब जियान वुशुन के आगमन और महायान आत्मा पर्वत के पर्वत गुरु द्वारा उसे बुलाए जाने के साथ आज समापन लाने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। अपनी पिछली निर्दयता की तुलना में गोंग मियाओई सामान्य से ऊपर उठ गई थी और वास्तव में सांसारिक शिकायतों से खुद को अलग कर लिया था। यद्यपि जियान वुशुन की आभा को महसूस करना अभी भी उसे कुछ असहज कर रहा था, फिर भी वह इसे संभाव से देख सकती थी।
नी युआन के पतन के बाद जियान वुशुन की उपस्थिति का उल्लेख नहीं करना, केवल उसका नाम सुनने से ही वह उन्माद में आ जाती थी और जियान वुशुन को मार डालने की हताशा में रहती थी। आत्मा पर्वत की गहराई में बुद्ध फल बहुतायत में थे, प्रत्येक पर एक सम्राट था तथा उनमें से सबसे कमजोर शीर्ष स्तर 4 पर था। महायान आत्मा पर्वत में केवल वही लोग बुद्ध भगवान कहलाने के हकदार थे जिन्होंने सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर लिया था। वर्तमान में आत्मा पर्वत पर 3 बुद्ध भगवान हैं। दूसरे शब्दों में 3 सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ थे जो पश्चिमी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व मजबूत कर रहे थे। उत्तरी क्षेत्र में किसी भी गुट के पास एक साथ 3 सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ नहीं थे। उत्तरी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र काफी अधिक शक्तिशाली था। आत्मा पर्वत हॉल में मुख्य आसन के ऊपर 1000 सितारों के वस्त्र से सुशोभित दयालु भाव के साथ छयनशिंग बुद्ध भगवान नीचे के बुधों को 3000 बुधों के गहन रहस्यों के बारे में समझा रहे थे। जियान वुशुन के आगमन से उसकी भौहें हल्की सी ऊपर की ओर उठ गईं। 4 महान गुप्त लोकों के अधिकांश दुर्जय व्यक्तित्व बाह्य लौकिक नदी में प्रवेश कर गए थे, जिससे महायान आत्मा पर्वत के सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञों में से कोई भी उभरने के लिए शेष नहीं बचा। सभी चीजों के अपने नियत कारण होते हैं। यह अंतिम वाक्य था जो कियानशिन बुद्ध भगवान ने सभा को कहा था, और यह उन दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्तियों के लिए भी था जो लौकिक नदी में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। अब जबकि कारण और प्रभाव आ चुके थे, महायान आत्मा पर्वत लौकिक नदी में स्थानांतरित होने वाला था। जियान वुशुन उन कारणों में से एक था। पुष्य, जाकर हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करो। मैं गुटी वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, कियानशिन बुद्ध ने कहा, और उनकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय कियानशिन बुद्ध ने गोंग मियाओई को भी सूचित किया। इसका तात्पर्य स्पष्ट था। आदेश प्राप्त करने पर पुष्य बोधिसत्व शांतिपूर्वक आत्मा पर्वत की तलहटी की ओर उतरे। इस बीच जियान वुशुन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। ये यात्रा दोहरी थी, कर्म संबंधी विपत्ति का समाधान करना और पशु देवता का हृदय प्राप्त करना। एक बार जब कर्म संबंधी आपदा दूर हो गई तो जियान वुशुन सीधे दांव में विलीन हो सकता था। पशु देवता का हृदय प्राप्त करने से न केवल उसके पशु देवता हथियार का पूर्ण रूप उन्नत हो जाएगा, बल्कि सम्राट बनने के बाद यह उसके सबसे मजबूत खजानों में से एक बन जाएगा। दाओ भगवान के शुरुआती दिनों में उन्होंने चारों कोनों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए जानवर भगवान हथियार पर भरोसा किया। ये कहा जा सकता है कि बीस्ट गॉड वेपन के बिना वह आज इस स्थान पर नहीं होते जहां वे हैं। पशु देवता हथियार ने न केवल उनके दिव्य शरीर को ऊंचा किया, बल्कि अंतरिक्ष संबंधी उनकी समझ को भी बढ़ाया। और उसके पास अपना स्वयं का डोमेन था। हालांकि एक विचार ब्रह्मांड जितना विशाल नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कम खपत होती थी, और वह तुरंत एक छोटे पैमाने पर जानवर भगवान डोमेन बना सकता था, पागलपन की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था, नजदीकी लड़ाई में अपनी लड़ाकू ताकत को बढ़ा सकता था। इस असाधारण खजाने को अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। बेशक वह डकैती का सहारा नहीं लेगा, ये सबसे अच्छा होगा यदि इस पर बातचीत हो सके। उसके पास इस समय काफी खजाने थे, जिनमें सभी चीजों के मूल स्रोत का 1/3 हिस्सा भी शामिल था, जो पशु देवता हृदय के बदले में देने के लिए पर्याप्त था। यद्यपि पशु देवता का व्यक्तिगत हृदय पशु देवता कैंडल ड्रैगन का सबसे मजबूत घटक था, फिर भी इसकी शक्ति चाहे कितनी भी दुर्जय हो, ब्रह्मांड खजाने से अभी भी कमतर थी। अधिक से अधिक ये शीर्ष स्तरीय इटर्नल ट्रेजर्स को टक्कर दे सकता है। यदि संभव हो तो वह विनिमय के लिए 10 शीर्ष स्तरीय अनंत खजाने की पेशकश करने को तैयार था। दयालु महोदय, मेरे बुद्ध भगवान आपको आमंत्रित करते हैं। आगमन पर पुष्य बोधिसत्व बहुत विनम्र थे। उन्होंने जियान वुशुन का स्वागत करने के लिए थोड़ा झुककर प्रणाम किया। पुष्य वास्तव में एक वास्तविक स्तर 6 सम्राट था। ये सुनकर जियान वुशुन ने भी थोड़ा सम्मान का भाव व्यक्त किया और पीछे पीछे महायान आत्मा पर्वत में प्रवेश कर गया। अंदर कदम रखते ही बौद्ध मंत्रों की ध्वनि से उनकी आत्मा में मुक्ति का एहसास हुआ, जिससे उन्हें काफी आराम महसूस हुआ। यह आत्मा पर्वत सचमुच असाधारण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कर्मजन्य विपत्तियों के समाधान के लिए बौद्ध मार्ग की आवश्यकता थी। पुष्य बोधिसत्व का अनुसरण करते हुए जियान वुशुन को लगा कि उनकी गति न तो तेज थी और न ही धीमी। एक अतिथि के रूप में वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने आत्मा पर्वत से संबंधित मामलों के बारे में पूछताछ करने का अवसर लिया। जियान वुशुन के ज्ञान के अनुसार महायान स्पिरिट माउंटेन कई अन्य प्राचीन स्थलों की तरह प्राचीन काल से एक ब्रह्मांड मास्टर का दावा खड़ा था। हालांकि यूनिवर्स मास्टर का ब्रह्मांड पहले ही नष्ट हो चुका था और तब पर्वत को 4 महान गुप्त क्षेत्रों में रखा गया था।
जैसा कि सर्वत्र उल्लेख किया गया है, बाद की विरासतों में 4 महान गुप्त क्षेत्रों के भीतर अपने शरीर और आत्मा को विकसित करना शामिल था, जिसमें अनगिनत युग बिना किसी हलचल के गुजर गए। दुनिया में कुछ ही शक्तिशाली प्राणी उभरे और वे भी कम महत्वपूर्ण बने रहे। जियान वुशुन ने सिर हिलाया, उसे याद आया कि गोंद मियाओई भी इसी जगह पर थी। उसने पूछे से गोंद मियाओई के बारे में पूछा, जो उसका नाम सुनकर रुक गई और बोली, मियाओई शांशी हमारे गुरु की मेहमान है, जो 1 सहस्राब्दी पहले साधना के लिए स्पिरिट माउंटेन पर आई थी। अब वह कैसी है? जियान वुशुन ने पूछा। पूछे ने सावधानी से उत्तर दिया, सब ठीक है। यह अच्छी बात है, जियान वुशुन ने उदासीनता से कहा। चूंकि हमारी दोस्ती है, इसलिए मैं उसकी साधना के दौरान उसे परेशान नहीं करूंगा। मूल रूप से वह उससे मिलने का इरादा रखता था, खासकर उसके पिता की विरासत को विरासत में लेने के बाद। हालांकि पहुंचने पर उसे गोंद मियाओई के प्रति थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि उससे व्यक्तिगत रूप से न मिलना और इसके बजाय किसी और के माध्यम से कुछ खजाने भेजना बेहतर होगा। दोनों विशाल अरहत एवेन्यू के साथ चलते हुए पहाड़ की गहराई में चले गए। गुटी वृक्ष आत्मा पर्वत पर एक बहुत पुराना वृक्ष था, जहां केवल 3 बुद्ध ही खेती करने के योग्य थे। इस स्थान पर आमतौर पर बहुत कम लोग आते थे। ऐसी अफवाह थी कि गुटी वृक्ष से दूसरी आदिम आत्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन ये केवल अफवाह ही रही। आज तक कोई भी वास्तव में इसे प्राप्त नहीं कर सका था। हालांकि इस वृक्ष के बारे में जानकारी 3 बुद्ध भगवानों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित की गई थी और बाहरी दुनिया में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। जियान वुशुन को उम्मीद नहीं थी कि उसे इस जगह पर आमंत्रित किया जाएगा, जिससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। ऐसा लग रहा था कि इस बार सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आदरणीय की उपस्थिति में जियान वुशुन कियानशिन बुद्ध भगवान को सम्मान देता है। दूसरा पक्ष सर्वोच्च शिखर पर एक दाओ भगवान स्वाभाविक रूप से एक कनिष्ठ के शिष्टाचार का हकदार था। जियान वुशुन ने बहुत सम्मान दिखाते हुए हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। कियानशिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, एक पुण्य व्यक्ति विवश नहीं होता है, कृपया बैठिए। एक हल्के से इशारे से एक कुशन 1000 सितारों के भगवान के विपरीत दिशा में उड़ जाता है। जियान वुशुन धीरे धीरे उसके पास आया और पैर मोड़कर बैठ गया। मित्र वुशुन, वास्तव में असाधारण। कियानशिन बुद्ध ने व्यक्तिगत रूप से जियान वुशुन के लिए चाय डाली और आगे कहा, मैंने इसके बारे में पहले केवल सुना था, लेकिन आज इसे देखकर ऐसा लगता है कि आपकी ताकत अफवाहों से बढ़कर है। जियान वुशुन ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और विनम्रता से कहा, बुद्ध भगवान, आपकी प्रशंसा बहुत उदार है। उनकी वर्तमान ताकत वास्तव में पहले की तुलना में एक स्तर अधिक थी, लेकिन उन्होंने विनम्र रवैया बनाए रखा। कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातचीत के बाद जियान वुशुन सीधे मुद्दे पर आए और अपनी यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा की। दोनों उद्देश्य बहुत सरल थे, कर्म संबंधी विपत्ति को दूर करने और पशु भगवान का हृदय प्राप्त करने के लिए। क्विनशिन बुद्ध ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, हाथों को अपने कासिया में डाला और कहा, मैं पुण्यवान व्यक्ति के कर्म विपत्ति से अवगत हूँ, जो मेरे लिए कठिन नहीं है। हालांकि पुण्यवान व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा से गुजरना होगा और मुझे आश्चर्य है। कोई बात नहीं, जियान वुशुन ने बीच में कहा। पीड़ा एक ऐसी चीज थी जिसका सामना उसने पहले भी किया था, उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत अच्छी बात है, चूंकि यह मामला है, एक बार पुण्यात्मा की कर्म विपत्ति दूर हो जाने पर पशु भगवान का हृदय भी प्रस्तुत किया जाएगा। क्विनेक्सिंग बुद्ध ने उदारतापूर्वक सहमति व्यक्त की। जियान वुशुन भी खुश था, उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। उसे डर था कि कहीं स्थिति और भी खराब न हो जाए, क्योंकि उसे किसी और की मदद की जरूरत थी। मेरे पास यहाँ 2 खजाने हैं। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, लेकिन वे बौद्ध मार्ग के लिए असाधारण हैं। जियान वुशुन ने अपनी आस्तीन से 2 लकड़ी के बक्से निकालते हुए कहा। ये खजाने मंदिर से बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदे गए थे। मंदिर मुख्यालय से गुजरते हुए उसकी मुलाकात गुआंगमू तियानजुन से हुई, जिसने उसे कुछ मार्गदर्शन दिया। नतीजतन उसे ये 2 अमूल्य वस्तुएं मिल गईं।